हेलो बच्चों, आज हम लोग हीट ट्रांसफर का वन शॉट रिवीजन वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं और इस हीट ट्रांसफर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को करने लायक बच्चों आप लोग बन जाओगे अगर आपने इसको पूरा एंड तक देखा और जाके जेईई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। बच्चों जेईई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व करना मस्ट है। आप लोग इन वन शॉट रिवीजन वीडियोस जिनमें ज्यादातर थ्योरी एंड फॉर्मूलाज का मैं रिवीजन कराता हूँ और साथ ही साथ कुछ इलस्ट्रेशन भी करवा रहा होता हूँ। उसके बाद आप लोगों को जेईई मेन के पीवाईक्यूज का एक सिंगल पीडीएफ दूंगा जिसमें 1500 जेईई मेन के पीवाईक्यूज हैं और हर एक टॉपिक पे करीब करीब 30 से 40 50 60 तक जेईई मेन के पीवाईक्यू मैंने कवर कर रखे हैं और हर एक पीवाईक्यू के नीचे उसी का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक डाल रखा है। किसी भी क्वेश्चन में तुम अटकोगे बस जस्ट क्लिक करना है आपको और आपके सामने उसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों इतने शानदार दोनों इन रिसोर्सेज को यूज करिए, यूटिलाइज करिए, अपने जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में बचा के आइए और अगला अटेम्प्ट जो होगा बच्चों उसके लिए देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर आप कर सको बच्चों, उसके लिए इस वन शॉट रिवीजन और मेरे जेईई मेन के पीवाईक्यूज वाले पीडीएफ को फॉलो करना है आप लोगों को। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हीट ट्रांसफर की। तो हीट ट्रांसफर जो टॉपिक है ना बच्चों, ये थर्मल फिजिक्स में मैं इसको तीसरे नंबर पर पढ़ाता हूँ। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये थर्ड टॉपिक है हीट ट्रांसफर। इसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस तरीके से पूरा थर्मल फिजिक्स कंप्लीट होता है और उस थर्मल फिजिक्स का जो वेटेज है बच्चों करीब करीब 12 मार्क्स का है। अब इसमें बच्चों किसी भी पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हीट ट्रांसफर से भी आ सकता है, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। मेरा ऐसा मानना है कि एक क्वेश्चन कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन से एक्सपेक्ट करो, एक हीट ट्रांसफर से एक्सपेक्ट करो और एक केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से एक्सपेक्ट करो। कई बार क्या होता है कैलोरीमेट्री का नहीं आता, एक हीट का आ जाता है, दो थर्मोडायनेमिक्स के आ जाते हैं। कई बार थर्मोडायनेमिक्स में से एक आता है, हीट का नहीं आता, कैलोरीमेट्री में से आ जाता है, मतलब ना। तो मोटा मोटी बच्चों 3 क्वेश्चन तक आप लोग इन टॉपिक से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। दैट्स वाई मैं इनको सबसे पहले कवर कर रहा हूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों कैलोरीमेट्री वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हीट होता है वो क्या होती है। हीट भी एक एनर्जी होती है जो दो सिस्टम के बीच में उनके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम से लो टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ फ्लो करती है। तो एक सिस्टम हाई टेम्परेचर पर, एक सिस्टम लो टेम्परेचर पर, तो अगर इनको कनेक्ट कर दोगे या इनके बीच में आप हीट का फ्लो अलाउ करोगे तो हाई टेम्परेचर वाला जो सिस्टम है वो लो टेम्परेचर वाले सिस्टम को एनर्जी देगा और इस एनर्जी को जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रही है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। ओके। और बच्चों ये जो प्रोसेस होता है ना हीट का, मतलब इस एनर्जी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होने का, इसी को हीट ट्रांसफर बोला जाता है। आपको पता होगा कि जो ऐसा यूनिट ऑफ द हीट होती है वो जूल होती है, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, लेकिन इसको ज्यादातर मेजर किया जाता है कैलोरी में। तो हीट बच्चों जब भी हीट के बारे में बात होगी ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैलोरी में इसको मेजर कर रहे होते हैं या गिवन होता है। 1 calorie is the amount of heat required at a pressure of 1 atmosphere to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों 1 कैलोरी हीट होती कितनी है? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं बच्चों 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितना हो गया? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसको हम 1 कैलोरी बोलते हैं। बच्चों जो 1 कैलोरी होता है वो बेसिकली 4.18 जूल के बराबर होता है। मतलब जो काम आप 1 कैलोरी हीट देके कर पा रहे हो वही काम आप जो है 4.18 जूल वर्क करके भी कर सकते हो। देखो आप हीट देके भी किसी चीज को गर्म कर सकते हो और आप जो है वर्क करके भी उस चीज को गर्म कर सकते हो। तो 4.18 जूल वर्क जो होता है वो 1 कैलोरी हीट के बराबर होता है। चलिए बच्चों अब हीट ट्रांसफर पे आते हैं। ठीक है, वो तो हीट के बारे में बात होगी क्योंकि हम उसी का ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हमें हीट समझना जरूरी था। बच्चों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, मतलब ना 3 डिफरेंट मोड में हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। पहला मेथड होता है बच्चों कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो लोहार होते हैं ना, उन्होंने कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि अगर एक रॉड है उसका एक एंड आपने ऐसे आग में रखा हुआ है और दूसरे एंड को आपने पकड़ रखा है, तो आप फील करोगे कि थोड़ी देर बाद आपको इस वाले एंड पे भी गर्माहट फील होगी जबकि ये वाला एंड आग के अंदर नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आपने इस वाले एंड को हाई टेम्परेचर पर मेंटेन किया तो इस एंड से हीट का फ्लो होके जाने लगा, इस रॉड के अंदर अंदर हीट आने लगी और इस वजह से इधर वाला एंड भी गर्म हो गया। ये जो बच्चों इस तरीके से जो हीट का फ्लो होता है ना, ये कंडक्शन में होता है। क्या रॉड का मटेरियल यहां से आया? नहीं, रॉड का मटेरियल अपनी जगह पर, लेकिन उसने क्या कर दिया, हीट को पास कर दिया अपने थ्रू। तो हीट इस तरीके से पास होती है ना जिसमें मटेरियल का कोई फ्लो नहीं होता है, मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं होता। इस फिनोमेना को हम कंडक्शन ऑफ द हीट बोलते हैं। तो कंडक्शन में बच्चों होता क्या है कि इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट नेट मास मूवमेंट। बच्चों मॉलिक्यूल जो है वो अपने पड़ोसियों से टकराते हैं और पड़ोसी को हीट ट्रांसफर कर देते हैं टक्कर के दौरान। इस तरीके से हीट का जो ट्रांसफर हो रहा होता है बच्चों, इसको हम कंडक्शन कहते हैं।
अब जैसे दो मॉलिक्यूल है बच्चों ना, जो मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे होते हैं उनकी हायर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो कम टेम्परेचर पे होते हैं उनकी कम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इन दोनों की टक्कर होती है ना, तो हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी अपने से कम टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को दे देता है। क्या ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से कहीं गया? इफेक्टिवली अपनी जगह पे ही मेंटेन रखता है, ये अपनी जगह मेंटेन रखता है, लेकिन इसने एनर्जी को इसको पास कर दिया। सिमिलरली ये वाला अगले वाले को पास कर देगा अगर उसका टेम्परेचर कम है। और ये प्रोसेस तभी हो सकती है जब बच्चों जो एनर्जी पास कर रहा है और जो एनर्जी ले रहा है, इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। अगर आप चाहते हो कि एनर्जी कंटिन्यूअसली पास होती रहे, तो तुम समझना जिधर हीट का फ्लो हो रहा होता है ना, उधर टेम्परेचर कम होता जाना चाहिए, अदरवाइज हीट फ्लो ही नहीं हो पाएगी। अब सपोज करो कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ये इसको हीट क्यों देगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो हीट देगा ही नहीं। तो बच्चों जब भी हीट कंटिन्यूअसली अगर आपको फ्लो करानी है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि जिधर से हीट का फ्लो हो रहा है उधर वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो यहां पे बच्चों इनका हाई होगा टेम्परेचर, इनका कम होगा, ये हीट इसको दे देंगे, ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा लेकिन इस वाले से कम रखेगा। क्यों? क्योंकि इससे हीट ली है इसने, या इसके बराबर भी हो सकता है अगर आगे हीट नहीं जा रही है तो ये कुछ हीट आगे पास कर देगा। और इस तरीके से जो हीट का फ्लो होता है बच्चों, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर थर्मल एनर्जी टू द वन एट द लोअर टेम्परेचर ड्यूरिंग द कोलिजन। कंडक्शन इज मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड। वैसे तो कंडक्शन बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में हो सकता है, लेकिन जो मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड होता है ना, वो बच्चों कंडक्शन होता है। तो सॉलिड्स में बच्चों हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन से होता है। वैसे एक और मेथड होता है बच्चों कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? जैसे कंडक्शन में मास का मूवमेंट नहीं होता, मास अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता। कन्वेक्शन में मास अपने साथ हीट लेके जाता है। आप लोगों ने वाटर को बॉयल होते हुए देखा होगा, तो वाटर को बॉयल जब होते हुए देखा होगा तो नीचे आपने गैस पे रखा हुआ है, नीचे वाला पानी जब गर्म हो जाता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, कम डेंसिटी होने की वजह से वो आ जाता है ऊपर और ऊपर वाला पानी चला जाता है नीचे, और वहां पे आपने एग्जैक्टली मास का मूवमेंट देखा होगा। तो वाटर ने हीट ली, वो ऊपर आ गया, मतलब हीट लेके मटेरियल का मूवमेंट हुआ उसमें ना, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर के अंदर कंडक्शन नहीं होता। स्टार्टिंग में जब ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता है तब क्या होता है? आपने फील किया होगा कि तब स्टार्टिंग से थोड़ी वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप गैस पे रखते हो ना, धीरे जो सबसे नीचे वाला वाटर का लेयर होता है ना बच्चों, वो गर्म होता है और उससे ऊपर ठंडक होती जाती है। जब आप उसे गर्म हॉटनेस उसकी चेक करना चाहते हो ना, तो आप उसमें ऐसे उंगली डालते हो, लेकिन और आइडिया लेने के लिए आप उंगली और अंदर की तरफ डालते हो, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि नीचे टेम्परेचर कितना है। तो स्टार्टिंग में तो उसके अंदर भी कंडक्शन हो रहा होता है, मतलब मॉलिक्यूल अपनी जगह ही रहते हैं और हीट को ऊपर वालों को पास करते रहते हैं, लेकिन बाद में उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड्स में ही कंडक्शन होता है। गॉट इट? ये बच्चों थोड़ा सा छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं। अब बच्चों जब ये कंडक्शन से हीट का जो ट्रांसफर हो रहा होता है ना बच्चों, अब हम ये देखने वाले हैं कि किस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, और वो भी बच्चों हम एक यूनिफॉर्म रॉड के अंदर से हीट का ट्रांसफर करवाने वाले हैं। तो बच्चों इसे बोलते हैं, जिस रेट से हीट का फ्लो हो रहा होता है ना, उसको बोलते हैं हम हीट करंट। तो हीट करंट बच्चों एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और एच को लिख दूंगा मैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम हीट करंट बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है ना, वो जूल पर सेकेंड या फिर वॉट में होती है। ठीक है, जूल पर सेकेंड और कैलोरी पर सेकेंड, इस तरीके से आएगा, कैलोरी पर सेकेंड, और इसकी यूनिट होती है बच्चों वॉट, क्योंकि पर सेकेंड जो एनर्जी फ्लो कर रही है हम उसको हीट करंट बोलते हैं। अब एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चों, जैसे यूनिफॉर्म रॉड ऐसे कंसीडर कर लो, ये कोई रॉड हो गई, और इस रॉड से इसका कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इस रॉड से मुझे एनर्जी का फ्लो कराना है। इसके दोनों एंड पे मैंने टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, तो हीट ऐसे अंदर से फ्लो करके जाएगी। ठीक है, हीट करंट बच्चों इधर से ऐसे अंदर से फ्लो करके जाएगा। T1 वाला बच्चों मान लो मैंने T2 से बड़े टेम्परेचर को कंसीडर किया है, मतलब ना T1 का टेम्परेचर जो है वो मैंने ज्यादा कंसीडर किया है T2 से। तो हायर टेम्परेचर वाले से लोअर टेम्परेचर वाले की तरफ हीट का फ्लो हो रहा होगा, और पर सेकंड कितनी एनर्जी फ्लो हो रही होगी बच्चों, इसके बारे में बात करनी है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान में रखना है आप लोगों को ना। हीट का जो फ्लो हो रहा है ना, वो एक यूनिफॉर्म रॉड से हो रहा है। रॉड यूनिफॉर्म है, मतलब ना उसका पूरा मटेरियल की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, और उसकी जो लेंथ है ना बच्चों L के बराबर है। तो ये लेंथ बच्चों यहाँ पे रॉड की L के बराबर हो गई। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों रॉड का A के बराबर हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों A के बराबर हो गया, लेंथ L के बराबर हो गई, और यहां से हीट का किस रेट से फ्लो हो रहा होगा इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों ना। यहाँ पे देखो बच्चों, एक सिस्टम है जो कि T1 टेम्परेचर पर, उसको मैंने रेड दिखाया, मतलब ये बहुत हॉट है ना, और एक टेम्परेचर, एक सिस्टम है बच्चों जो T2 टेम्परेचर पर, इसको मैंने कोल्ड दिखाया ब्लू कलर का। ठीक है, आपने एक रॉड कनेक्ट करी, अब रॉड का टेम्परेचर ना तो T1 होगा ना T2 होगा, रॉड को आप कहीं से उठा के लाए तो उसका कुछ अपना टेम्परेचर होगा, इसलिए मैंने इसका ना तो रेड दिखाया इसका कलर, ना ही ब्लू दिखाया है, और मैंने दोनों सिस्टम को बच्चों यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया।
अब बच्चों ये वाला जो सिस्टम हाई टेम्परेचर पर और ये लो टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे आपने एक सिस्टम भी प्रोवाइड कर दिया जिनसे इनके बीच, इन दोनों सिस्टम के बीच हीट का फ्लो हो सकता है। तो बच्चों ये जो रॉड है ना, ये क्या करेगी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अब ये रॉड करेगी क्या कि हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेगी और लो टेम्परेचर वाली की तरफ फ्लो कराएगी। लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहले पता है क्या होगा, जैसे ही रॉड का ये वाला एंड इस हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम के कांटेक्ट में आएगा, तो ये हीट लेना स्टार्ट करेगा। पहले खुद हीट लेगा, इसका खुद का टेम्परेचर बच्चों इससे कम है, तो ये पहले खुद हीट लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। वो जो हीट ली ना इसने, उसको ये आगे पास नहीं करेगा, ये हीट लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। क्योंकि अभी तो इस रॉड के हर एक टुकड़े का या हर एक पार्ट का टेम्परेचर क्या है, सेम है, मतलब पूरी रॉड सेम टेम्परेचर पे थी। अभी इस टुकड़े ने, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, उस टुकड़े ने बच्चों थोड़ी सी हीट ली, तो इसका पहले क्या करेगा, उस हीट का, अब किसी भी सिस्टम को आप हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर इसे हीट मिली तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका पड़ोसी कम टेम्परेचर पे, तो इसका पड़ोसी इससे थोड़ी हीट ले लेगा। क्या उसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा? वो नहीं, मतलब ना उसका टेम्परेचर थोड़ा छोटा रहेगा। तो ये हीट लेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और अपना टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके राइट साइड वाले एलिमेंट से इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये अपनी थोड़ी सी हीट उसको पास कर देगा। देखो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तभी हीट का फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले की तरफ। अगर मैं इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, और इन टुकड़ों को 1 2 3 बोल रहा हूं, ठीक है, तो जैसे ये 1 हो गया मेरा, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, तो पहले 1 2 3 4 सारे के सारे सेम टेम्परेचर पे थे, तो क्या इनके बीच में हीट का फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन जब 1 वाला इस कॉन्टेक्ट में आया और 1 वाले ने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, तो 1 और 2 के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, तो अब 1 वाला 2 वाले को हीट फ्लो मतलब ट्रांसफर कर सकता है। तो जैसे ही 2 वाले के पास हीट आएगी तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब 2 वाले का 3 वाले से ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो 2 वाला 3 वाले को थोड़ी हीट ट्रांसफर कर देगा। ऐसे बच्चों 3 वाला 4 वाले को, 4 वाला 5 वाले को, एंड सो ऑन करके बच्चों इधर की तरफ, राइट की तरफ हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और राइट की तरफ हीट का फ्लो होना स्टार्ट होगा बच्चों, तो ये अभी जो स्टेट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट। अनस्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, यहां से जो हीट चली ना, 1 वाले ने जो हीट ली, उसमें से कुछ पार्ट उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज किया और कुछ पार्ट आगे पास कर दिया। तो जो 1 वाले ने हीट ली थी उतनी हीट आगे पास नहीं करी, खुद का टेम्परेचर भी चेंज किया। इस स्टेट को बोलते हैं अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब ही होता है कि टाइम के साथ चीजें अगर चेंज हो रही हैं, तो इसने अपना पहले टेम्परेचर बढ़ाया, इसने भी बढ़ाया, इसने भी बढ़ाया, तो ये सारे एलिमेंट थोड़ी हीट अपने पास रख रहे होंगे, थोड़ी आगे पास कर रहे होंगे। एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब इन सब के टेम्परेचर जितने भी बढ़ने थे बढ़ चुके होंगे, और उसके बाद जो भी हीट ये ले रहे होंगे उस सेम हीट को आगे पास करना चालू कर देंगे, फिर और टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। उस स्टेट को बोलते हैं बच्चों हम स्टेडी स्टेट। और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बच्चों, मतलब अगर अनटिल अनलेस क्वेश्चन में सामने वाले ने अनस्टेडी मेंशन ना किया हो, तो बच्चों वो सारे के सारे हम स्टेडी स्टेट वाले ही कंसीडर करके सॉल्व कर रहे होंगे। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जब अपने पड़ोसी से हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम से हीट लेता है तो वो सारी हीट को आगे पास कर देता है, फिर अगला वाला वो सारी हीट आगे पास कर देता है, अगला वाला सारी हीट आगे पास कर देता है। तो अब इसमें जो हीट का फ्लो है ना, वो हर जगह पे यूनिफॉर्म हो जाता है, सेम रेट से हीट का फ्लो होने लग जाता है। उस स्टेट को बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट। तो बच्चों यहाँ पे रॉड का जो टेम्परेचर होगा ना, वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इधर वाले एंड हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर घट क्यों रहा है? देखो बच्चों, कंटिन्यूअसली अगर आपको हीट का फ्लो कराना है ना, यहाँ पे हीट करंट चाहिए, तो तुम्हें पता है कि लेफ्ट वाले हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर राइट वाले से ज्यादा होना चाहिए, तभी लेफ्ट वाला राइट वाले को हीट दे पाएगा। भाई समझ रहे हो? इनके टेम्परेचर हो चुके हैं कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, पूरी रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब नहीं कि हर जगह का सेम हो गया, मतलब जिस एलिमेंट का टेम्परेचर जो है ना वो फिक्स हो जाता है, अब टाइम के साथ नहीं बदलता, लेकिन हर पॉइंट का सेम नहीं होता, ये ध्यान रखना है। देखो हर जगह पे कोई चीज सेम होती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वो डेफिनेशन होती है, मतलब ना कोई चीज स्पेस में हर जगह सेम हो उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं, स्पेस में हर जगह पे अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब हर जगह का अलग अलग होगा, लेकिन अब वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा होगा, इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो बच्चों जब इसने ये जो सारे के सारे जो टेम्परेचर है ना, सब सारे के सारे जो पॉइंट है, उन सबका टेम्परेचर जो होना था हो चुका। अब उसके बाद होगा क्या कि बच्चों जो लेफ्ट साइड वाला कोई भी एलिमेंट होगा ना, उसका टेम्परेचर राइट साइड वाले से ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने राइट साइड वाले को हीट ट्रांसफर कैसे करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर का ग्रेडियंट आता है, मतलब इधर जाने पे ना, इधर हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, उस डायरेक्शन में जाने पे टेम्परेचर गिरता जाता है बच्चों ना। हीट अगर कंटिन्यूअसली स्टेडी स्टेट आ गई है तो टेम्परेचर कम होगा, तो कम मतलब टाइम के साथ नहीं हो रहा होगा, मतलब इस जगह का टेम्परेचर मान लो, एक जगह का ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लो 0 है, तो यहाँ वाले का 100 होगा, फिर 99, 98, 97 ऐसे करके मतलब
टेम्परेचर कम होता जाएगा लेकिन वो मेंटेन रहेगा। जिसका 99 है वो 99 ही रहेगा, 98 वाला 98 ही रहेगा, 97 वाला 97 ही रहेगा, 96 वाला 96 ही रहेगा, और ये मेंटेन रहेगा। क्यों रहेगा भाई? 99 वाला 98 वाले को हीट ट्रांसफर कर सकता है। अगर तुमने 98 वाले का टेम्परेचर 99 वाले के बराबर कर दिया तो हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है बच्चों ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। इसको माइनस का डीपी डिवाइड बाई डीएक्स बोलते हैं, क्योंकि एक्स जब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर घट रहा होता है, इसलिए नेगेटिव के साथ आता है। ठीक है, एक्स बढ़ाने पर जैसे मैंने अच्छा, एक्स हमेशा किस डायरेक्शन में लेंगे? जिधर हीट का फ्लो हो रहा है। तो जिधर हीट का फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में एक्स जाने के बाद मैं डीएक्स और आगे गया तो टेम्परेचर गिर रहा है। इस वजह से यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन आ रहा होता है ताकि इसको पॉजिटिव कर सके। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ही आएगा बच्चों। जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है ना, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है ना, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ना बच्चों, ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ना जो टेम्परेचर का जो गिरने का जो पूरा मतलब जो स्लोप होता है ना टेम्परेचर का एक्स के साथ, वो बच्चों कांस्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये स्टेडी स्टेट में ही होता है। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का और एक्स का अगर आप प्लॉट करोगे, टेम्परेचर और एक्स को प्लॉट करोगे तो बच्चों इनका जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो टेम्परेचर और एक्स को अगर आप प्लॉट करते हो, टेम्परेचर को डिस्टेंस के साथ अगर आप प्लॉट करते हो, एक्स डायरेक्शन क्या है बच्चों? जिधर हीट का फ्लो हो रहा है ना, तो एक्स के साथ अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो ये रॉड की लेंथ एल के बराबर हो गई। ये एक्स इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर T1 के बराबर है और एक्स इक्वल टू एल पे T2 के बराबर हो गया। तो यहां तक आ जाओ। तो बच्चों जो टेम्परेचर है ना वो कुछ इस तरीके से गिरता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है हमारा इस तरीके से कुछ गिर रहा होता है, इस तरीके से टेम्परेचर का ग्रेडियंट आएगा ये। और बच्चों ये जो माइनस का dt बाई dx है ना, इसमें बच्चों इसकी वैल्यू आ जाती है हाई टेम्परेचर माइनस का लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाई एल के बराबर। एल क्या है बच्चों? ये जो इसकी रॉड की जो लेंथ है ना, इसको हम एल बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आता है बच्चों माइनस का dt बाई dx, वो T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई एल के बराबर आ जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ के बराबर आ जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट समझ में आ गया? स्टेडी स्टेट अच्छे से समझ में आ गई भाई आप लोगों को? अगर स्टेडी स्टेट समझ में नहीं आई है तो मेरे पास एक और तरीका है बच्चों स्टेडी स्टेट को समझाने का। सुनो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। और ये एग्जांपल बच्चों एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी में लिख दे रहा हूं इसलिए ना, ताकि आप लोग जो है ना इसको किसी वास्तविकता से रिलेट ना करो। तो पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि जो भी मैं आगे बताने जा रहा हूं इनका किसी भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है भाई। ये जस्ट एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिससे आपको इस सिचुएशन को समझाने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इमेजिनरी सिचुएशन है क्या बच्चों? कि सपोज करो एक कंट्री है और वो जस्ट उसको फ्रीडम मिली है बहुत ही गरीब सा कंट्री था और उसको जस्ट फ्रीडम मिली है। तो उन्होंने क्या किया, उन गरीब लोगों में से ही, क्योंकि उनके पास कुछ बहुत सारा धन था, जो सामने वाला है थोड़ा बहुत धन दे के चला गया था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, तो पीएम बना दिया एक को। फिर बोला कि ठीक है, अब बहुत सारे सीएम बना दिए तो हर स्टेट का एक सीएम बना दिया। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि सब कुछ प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली चलता रहे। फिर नीचे एमएलए और एमपी बना दिए। अब आप ये मत कहना कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, मतलब ये इमेजिनरी कंट्री के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, एमएलए के बाद बच्चों ब्लॉक प्रमुख वगैरह होते हैं। ठीक है, ब्लॉक वगैरह होते हैं, ब्लॉक प्रमुख हो गए। उसके बाद बच्चों ग्राम प्रधान होता है, पंचायत होती है। ठीक है, प्रधान होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है सिस्टम में? उसके बाद होता है आम आदमी। आम आदमी, ठीक है, ये आम आदमी अलग है, मतलब ना ये नॉर्मल वाला आम आदमी है जो पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। ठीक है, वो दूसरा आम आदमी अलग चीज है ना। तो बच्चों इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये बिल्कुल गरीब। तो यहाँ पे क्या है, पैसे का डिफरेंस आ रहा है ना। पीएम साहब के पास बहुत पैसा है और ये आम आदमी जो है बिल्कुल एकदम गरीब है। तो ये जो पीएम साहब है, सबसे पहले ये भी तो गरीब थे, तो इनको तो बस एक पोस्ट दे दी गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पास जो बहुत सारा पैसा है उसको पहले अपने कब्जे में करेंगे। ठीक है, तो इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया और इनको थोड़ा बहुत इनकी भी मदद करनी है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम कुछ पैसा यहाँ से यहाँ तक भेजते हैं। तो अभी सारे के सारे गरीब है, ये ना सारे के सारे गरीब है अभी। तो इन्होंने सपोज करो यहाँ से 100 रुपए भेजे। ठीक है, 100 रुपीज इन्होंने भेजे। अब आप बोलोगे सर 100 रुपए, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने 100 रुपए भेजे। तो जैसे ही सीएम साहब ने पहली बार 100 रुपए देखे, उनकी क्या हो जाएगी, नीयत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने 50 रुपए तो अपनी जेब में रख लिए, बचे कुछ 50 रुपए इन्होंने आगे भेज दिए। ठीक है, उसमें से बच्चों एमएलए को मेरे 50 रुपए मिले। एमएलए ने क्या किया, ब्लॉक प्रमुख को 30 रुपए मतलब 20 रुपए भेज दिए। 30 रुपए इन्होंने भी खा लिए। ग्राम प्रधान ने क्या किया, ब्लॉक प्रमुख ने ग्राम प्रधान को पहुंचाने से पहले 10 रुपए इसने खा लिए, तो 10 रुपए बचे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 5 रुपए आम आदमी तक पहुंच गए। ग्राम प्रधान ने भी 5 रुपए रख लिए। लेकिन ये सारे के सारे लोग अपना लेवल मेंटेन रखेंगे। देखो, आम आदमी से ग्राम प्रधान अपना लेवल हाई रखेगा। ठीक है, आम आदमी को अगर वो 5 रुपए बहुत सारे लोगों में बांट रहा है तो 5 रुपए वो खुद खा रहा होगा। ब्लॉक प्रमुख जो बच्चों, प्रधान से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख खा रहा होगा, उससे ज्यादा एमएलए खा रहा होगा, उससे ज्यादा सीएम खा रहा होगा, उससे ज्यादा पीएम खा रहा होगा, है ना। तो ये सारे के सारे अपना अपना कुछ ना कुछ अमाउंट खा रहे होंगे। मतलब पीएम के पास भी कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों कि अब जो
अब अगली बार जब पैसा आएगा तो बच्चों ये फिर खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और अपना अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इनमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सीएम जो है ना पीएम से ज्यादा नहीं खाएगा इसमें ना। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा पीएम ने देखा कि तुम तो भाई मेरे से ज्यादा खा के बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हें पैसा दूं ही क्यों, तुम ही आगे पास करो, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो सीएम अपना ओहदा हमेशा पीएम से थोड़ा सा छोटा रखेगा और एमएलए सीएम से छोटा रखेंगे, ब्लॉक प्रमुख एमएलए से छोटा रखेगा, प्रधान ब्लॉक प्रमुख से छोटा रखेगा, और आम आदमी तो सबसे छोटे लेवल पे है ही। तो बच्चों ये सारे के सारे इस तरीके से पैसा खाते रहेंगे। तो इससे बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट। मतलब जब पैसा यहां पे आ रहा है, सीएम कुछ पैसा रख ले रहा है, तो सीएम का पैसा बढ़ रहा है, टाइम के साथ सीएम का पैसा बढ़ रहा है, एमएलए का बढ़ रहा है, ब्लॉक प्रमुख का बढ़ रहा है, प्रधान का बढ़ रहा है ना। तो इसे अनस्टेडी स्टेट बोलते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका ना भंडाफोड़ होने वाला होगा। मतलब ना अगर इन्होंने और पैसा खाया तो वो दिखने लग जाएगा कि इन्होंने बहुत पैसा खाया है और सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके उनके सिस्टम में भी सीबीआई है। तो अब क्या होगा कि जब अगली बार पीएम जो है ना 100 रुपए देगा ना, सीएम कहेगा भैया अब मैं नहीं खा सकता, सारा पैसा आगे पास कर देगा। एमएलए ने भी जितना खाना था खा लिया, उसने भी सारा पैसा आगे पास कर दिया। ब्लॉक प्रमुख प्रधान सब ने जितना खाना था अपना अपना पहले ही खा चुके हैं, अब इनको और रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट आ जाएगी, नए भूखे लोग आ जाएंगे और फिर वो खाना चालू कर देंगे। ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी सिस्टम। ओके, बट ऐसा नहीं है बच्चों, हम हीट ट्रांसफर में ऐसा कंसिडर नहीं करते। तो बच्चों अगली बार जब इन सब ने पैसा खाना बंद कर दिया है, तो अब यहां से जब 100 रुपए चलेंगे तो अगली बार यहां भी 100 रुपए चल रहे होंगे, यहां भी 100 जा रहे होंगे, यहां भी 100 जा रहे होंगे, यहां भी 100 जा रहे होंगे। तो हर जगह जो पैसे का फ्लो होगा वो सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? स्टार्टिंग से जितना पैसा चला दूसरे एंड तक भी उतना पैसा पहुंच रहा होगा। इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। मतलब अब इनका पैसा चेंज होना बंद हो चुका है, इन्होंने खाना बंद कर दिया। तो समझ गए? तो जब रॉड का टेम्परेचर, लेकिन इसमें एक लेवल मेंटेन रहेगा। सीएम सबसे ज्यादा पैसा खा के बैठा होगा, एमएलए, फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर प्रधान और फिर गांव वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है ना, अब ये टेम्परेचर का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो आप जब इस जगह पे हो, यहाँ पर से टेम्परेचर T1 के बराबर है, इधर घटता जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यूअसली हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी को बोलते हैं हम हीट करंट। तो अब जितना हीट यहां से निकल रहा है वही हीट यहां पहुंच रहा है, इसे स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और पूरी रॉड के अंदर हीट करंट क्या हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये बच्चे स्टेडी स्टेट का एक एग्जांपल हो गया। अब इस हीट की जो वैल्यू होती है ना, हीट करंट की जो वैल्यू होती है बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो ये जो हीट करंट होता है कितना होता है, मतलब किस रेट से हीट का फ्लो हो रहा होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे इस पे ना। तो हीट करंट जो होता है ना बच्चों, एच बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको बोलते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, ये डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी होता है। तो बच्चों अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे वही T1 टेम्परेचर का सिस्टम, T2 टेम्परेचर का सिस्टम, एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए के बराबर। ए क्या है बच्चों, ए जो है इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ए जो है बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, तो ए जो बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। रॉड की लेंथ बच्चों एल के बराबर हो गई। तो बच्चों जब यहां से हीट निकलेगी ना, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी और यहाँ पे हीट जब पहुंच रही होगी, सेम रेट से हीट पहुंच रही होगी क्योंकि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। तो एक बात बताओ बच्चों, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट एंटर करेगी, है ना भाई? रॉड जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतनी ज्यादा हीट एंटर करेगी। तो जो हीट करंट होता है ना बच्चों, ये डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी जो होता है, एक तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक बच्चों ये टेम्परेचर के ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का dt डिवाइडेड बाई dx भी होता है। तो ये जो हीट करंट आता है ना बच्चों, dq डिवाइडेड बाई dt, इसकी वैल्यू आ जाती है ka माइनस का dt डिवाइडेड बाई dx के बराबर। और dt बाई dx की वैल्यू बच्चों, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू रख दूं मैं T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई L, तो ये बन जाता है बच्चों हमारे पास ka T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई L के बराबर। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई L अपॉन ka के बराबर। इस तरीके से बच्चों हीट करंट को हम लिख सकते हैं। तो हीट करंट जो एक रॉड से, यूनिफॉर्म रॉड से, एल लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड से जो हीट करंट फ्लो कर रहा होगा ना बच्चों, वो T1 माइनस का T2 अपॉन L अपॉन ka के बराबर होगा। इसे हम हीट करंट बोलते हैं। पर सेकंड जो एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा वो टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, रॉड की लेंथ पे डिपेंड करेगा और k पे डिपेंड करेगा। k को बोलते हैं बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी। k को क्या बोलते हैं भाई? थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसे थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। के थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। और जो के की जो यूनिट होती है ना बच्चों, के को अगर मैं इधर ही रखूं, ठीक है, यूनिट ऑफ के जो होती है बच्चों, इसको भी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। यूनिट ऑफ के जो होती है ना, थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है, देखो एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर और यहाँ पे dx मतलब ये लेंथ। तो एक लेंथ से लेंथ कट जाएगी तो यहाँ पे ऊपर एक लेंथ बचेगी और टेम्परेचर डिफरेंस को पर डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। और ये जो dq बाई dt है इसकी यूनिट होती है बच्चों वॉट, है ना। तो ये के की जो यूनिट आएगी वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या पर डिग्री सेल्सियस की जगह पर केल्विन भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और आप अगर वॉट को लिखो जूल, जूल पर
मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, है ना, या कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना बच्चों, इस रॉड की प्रॉपर्टी होगी। जब तक रॉड का मटेरियल चेंज नहीं करोगे थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो आ गया बच्चों, dq डिवाइडेड बाई dt, dq डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई ये जो नीचे ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है ना, इसको बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, RTH। क्या बोल देते हैं इसको? थर्मल रेजिस्टेंस बोल देते हैं बच्चों हम इसको ना। तो dq डिवाइडेड बाई dt जो यूनिफॉर्म रॉड से हमारे पास आया है वो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, दिस डिवाइडेड बाई RTH के बराबर हो जाता है। RTH हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। ओके, इसे बच्चों RTH का फॉर्मूला याद रखना, थर्मल रेजिस्टेंस जो आएगा वो L अपॉन K इंटू A के बराबर आएगा। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। थर्मल रेजिस्टेंस बच्चों लेंथ पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, मतलब उतना कम रेट से हीट फ्लो होगा। लेंथ ज्यादा होगी ना रॉड की तो कम रेट से हीट फ्लो होगा, एरिया कम होगा तो कम रेट से हीट फ्लो होगा, के कम होगा तो भी कम रेट से हीट का फ्लो होगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी का भी एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आइडिया देने के लिए यहाँ पे रखा है कि के की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा होती है। जैसे ज्यादातर जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना उनमें कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना बच्चों वो 400 वॉट पर मीटर पर केल्विन होती है, मतलब ना करीब करीब 400। तो कॉपर बच्चों सबसे ज्यादा रेट से थर्मल हीट को कंडक्ट कर रहा होता है। एल्यूमिनियम की सेकंड नंबर पे आती है, थोड़ा इन डेटा को ध्यान में रखना बस, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। कॉपर की सबसे ज्यादा होती है थर्मल कंडक्टिविटी, कई बार कंपेरिजन दे दें तो इसका ध्यान रखना। एल्यूमिनियम सेकंड नंबर पे आता है बच्चों, यहाँ पे देखो। उसके बाद आता है ये कौन सा है, टंगस्टन की भी अच्छी खासी होती है थर्मल कंडक्टिविटी। फिर ये आपका ब्रास और ये मैग्नीशियम और कार्बन स्टील की 71 होती है, आयरन की 72, मतलब आयरन की तो काफी कम होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील तो 23 पे ही आ गया। लेड जो होता है वो 34 वॉट पर मीटर पर केल्विन के करीब होता है। निकल 88, जिंक का 112, टाइटेनियम का 21 होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का थोड़ा मोटा मोटा आइडिया, मतलब सबसे ज्यादा किसकी होती है ना वो एक आइडिया लेना था, वो हम इस टेबल से ले सकते हैं। ये वाली बात यहां तक बच्चों समझ में आई, थर्मल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे अब हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, अगर एक सिलेंडर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसकी एनालॉजी पढ़ाता हूं बच्चों विद करंट। ठीक है, तो बच्चों एक रॉड है जिसकी लेंथ L के बराबर है, यहाँ पे आपने V1 पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे आपने V2 पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा होता है। I जो होता है ना बच्चों वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, dq बाई dt होता है। क्या आपको पता है कि जो I होता है वो V1 माइनस का V2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों रो L डिवाइडेड बाई A के बराबर। रो को लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, याद आ रहा है कुछ? सिग्मा जो सिग्मा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता था, ऐसा कुछ होता था बच्चों। सिमिलरली सेम टाइप का फंडा हम लोग यहाँ पे लगा रहे होते हैं। अगर आपने रॉड का इधर टेम्परेचर T1 मेंटेन कर रखा है, इधर T2 मेंटेन कर रखा है, इसकी लेंथ L के बराबर है, थर्मल कंडक्टिविटी K के बराबर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ना थर्मल रेजिस्टेंस वो L अपॉन सिग्मा की जगह पे बस वो K आ जाएगा इंटू A। और अगर आपको यहाँ पे हीट करंट पता करना है, हीट करंट मतलब देखो ये था इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट होता है चार्ज का रेट ऑफ फ्लो। हीट करंट में बच्चों क्या होता है, हीट करंट में होता है बच्चों हीट का रेट ऑफ फ्लो। तो dq डिवाइडेड बाई dt जो आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर। तो क्या आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर पाओगे अब आगे से? थर्मल रेजिस्टेंस अगर आपको पता लग जाए, रॉड की लेंथ वगैरह पता है, के पता है, एरिया पता है, तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, एरिया क्या है, जो हीट जब जा रही है ना किसी रॉड से, तो जो सामने जो क्रॉस सेक्शन पड़ रहा है ना बच्चों उसको उसके एरिया को हम एरिया बोलेंगे, और हीट जितना डिस्टेंस चलेगी उसके अंदर मटेरियल के अंदर उसको हम L बोलेंगे। ठीक है, ये L और A ध्यान रखोगे आप लोग। ओके, तो ये बच्चों हमारा इस तरीके से हो गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों ना। हमें यहाँ पे इन्होंने 4 डिफरेंट रॉड दे रखी है, 4 डिफरेंट रॉड ऑफ रेडियाई R एंड L आर यूज्ड टू कनेक्ट टू रिजर्वायर ऑफ हीट। 2 रिजर्वायर है, मतलब एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है। तो विच वन विल कंडक्ट मोस्ट हीट, कौन सी वाली सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट कर रही होगी, ये अगर आप लोगों से पूछ ले कोई। देखो बच्चों हमें ये पता है कि जो हीट का जो कंडक्शन मतलब हो रहा होता है ना वो T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखो टेम्परेचर डिफरेंस आप सेम मेंटेन कर रहे हो, तो जिसका थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा उसी का सबसे ज्यादा रेट से हीट का फ्लो हो रहा होगा। थर्मल रेजिस्टेंस होता है बच्चों L अपॉन K इंटू A के बराबर। यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल रॉड है तो उनका एरिया जो होगा ना वो पाई R स्क्वायर होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि R छोटा होना चाहिए तो ज्यादा रेट से हीट का फ्लो होगा। R छोटा होने का मतलब है लेंथ कम होनी चाहिए और रेडियस उसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस R में नीचे आ रही है और L सामने आ रहा है।
तो जिसकी लेंथ कम होगी और रेडियस ज्यादा होगी वो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा और वो सबसे ज्यादा रेट से हीट का फ्लो करा रहा होगा। पहले बच्चों लेंथ कंपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा लेंथ 1/2 भी दे रखी है, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 1/2 वालों को कंसिडर कर लेते हैं। 1/2 लेंथ इनकी कम है और जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, इसमें रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है, इसमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस इसकी ज्यादा है, लेंथ सबसे कम इसकी है। और फिर ओवरऑल देख लेना, सबसे छोटी लेंथ और सबसे बड़ी रेडियस, क्योंकि इससे बड़ी रेडियस वाला कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये बच्चों फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इस वाली रॉड को कंसीडर करोगे तो ये सबसे ज्यादा रेट से हीट का फ्लो करा रही होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। A rod of 1 meter length and area of cross section 1 centimeter square is connected across the two heat reservoir at temperature 100 डिग्री सेल्सियस and 0 डिग्री सेल्सियस as shown। तो बच्चों यहाँ पे एक रॉड है 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है। द हीट फ्लो पर सेकंड थ्रू द रॉड इन द स्टेडी स्टेट विल बी। आपसे बच्चों स्टेडी स्टेट में जो हीट करंट फ्लो हो रहा होगा ना उसके बारे में इन्होंने पूछा है, हीट करंट की वैल्यू पूछी है इन्होंने आपसे ना। तो आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। हीट करंट क्या होता है बच्चों, T1 माइनस का T2। अच्छा, चाहो तो आप यहाँ पे K इंटू ए ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लो, दैट डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो हीट करंट आ जाएगा बच्चों, H की वैल्यू आ जाएगी T1 माइनस का T2 कितना है 100 के बराबर। K की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 0.09, तो ये हो जाएगा 90 किलो कैलोरी दे रखा था, 90 कैलोरी पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको लिख लेंगे बाद में ना। एरिया कितना दे रखा है बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर के बराबर दे रखी है। तो H की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहां से आ जाएगी 0.9 कैलोरी पर सेकंड के बराबर। 0.9 कैलोरी बच्चों पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। अगर मैं इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करूं तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴ किलो कैलोरी पर सेकंड के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻⁴ किलो कैलोरी पर सेकंड बच्चों, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है बच्चों यहां तक। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी रॉड्स। अब दो रॉड का बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमें दे रखा हो इस तरीके से, तो बच्चों दो रॉड जब आपने इस तरीके से एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर रखी होती है जिसमें दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक रिजर्वायर हो गया T1 टेम्परेचर का, एक हो गया T2 टेम्परेचर का। एक रॉड बच्चों ए एरिया की, L1 लेंथ की, K1 इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये अलग मटेरियल की बनी है और ये वाली अलग मटेरियल की बनी है। मान लो एक कॉपर की बनी है और एक आयरन की बनी है। ठीक है, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी के अलग अलग होंगे। तो बच्चों दोनों को जब आप इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी तो बच्चों जो भी हीट यहां से निकल रही होगी वही हीट यहां से जा रही होगी, वही हीट इससे निकलते हुए बच्चों यहां पहुंच रही होगी। तो इसमें बच्चों जब दो रॉड से सेम हीट करंट फ्लो कर रहा होता है बच्चों, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों रॉड सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएंगी। तो हीट करंट बच्चों क्या होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, हीट करंट बच्चों यहां पे दोनों का सेम होना चाहिए, सेम हीट दोनों से पास होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों रॉड हमारी किस कॉम्बिनेशन में बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएंगी। तो बच्चों इनमें कई बार हमसे जंक्शन का टेम्परेचर पूछा होता है, जहां दोनों रॉड जुड़ रही है ना बच्चों, उस जगह का जंक्शन का टेम्परेचर बच्चों हम लोगों से इन्होंने कई बार पूछा होता है। तो मैं जंक्शन का टेम्परेचर बच्चों T मान लेता हूं। तो बच्चों एक बात बताओ, एक रॉड मैंने यहाँ पे ये वाली कंसीडर कर ली और एक रॉड बच्चों मैंने ये वाली कंसीडर कर ली। यहाँ का टेम्परेचर बच्चों T1 के बराबर है और यहाँ का T के बराबर है। इस वाली का टेम्परेचर T के बराबर है और यहाँ का टेम्परेचर T2 के बराबर है। जो हीट करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो हीट करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही हीट करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो क्या मैं T की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। इसका रेजिस्टेंस R1 होगा और R1 की वैल्यू होगी बच्चों L1 अपॉन K1 इंटू ए के बराबर। और इस वाली रॉड का रेजिस्टेंस R2 होगा और R2 की वैल्यू होगी बच्चों L2 अपॉन K2 इंटू ए के बराबर। दोनों का रेजिस्टेंस लिख लिया। तो क्या आप हीट करंट का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो H आएगा बच्चों मेरे पास T1 माइनस का T डिवाइडेड बाई R1 और यही बराबर होगा बच्चों T माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R2 के। भाई इसका हीट करंट लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस, और दोनों हीट करंट सेम होने चाहिए। तो बच्चों यहां से मैं T की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, इस जगह से T की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। T की वैल्यू जो हमारे पास इस जगह से आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ T1 R2 प्लस का T2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 के बराबर। ठीक है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो। हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा ना जंक्शन का, वो टेम्परेचर हमारे पास इतना आ जाएगा। मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो T1 R2 माइनस का T R2 आ रहा था और यहाँ R1 T माइनस का R1 T2, तो T वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया और ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा जंक्शन का। क्लियर है यहां तक बच्चों, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बच्चों यहाँ पे कई बार पूछा जाता है इसका जो है ना इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल
इक्विवेलेंट बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, आपने दो रॉड सीरीज में कनेक्ट कर दी और ऐसे सिस्टम के अक्रॉस इनको कनेक्ट कर दिया, तो टोटल लेंथ नई जो रॉड बनेगी बच्चों, जो कंपोजिट रॉड जो होगी उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? L1 प्लस का L2 के बराबर, और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों रॉड का सेम है, A के बराबर। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये एक अलग मटेरियल की है, ये एक अलग मटेरियल की है, हम एक ही मटेरियल की एक सिंगल रॉड से सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं, और उस सिंगल रॉड का जो डायमेंशन होना चाहिए वो बेसिकली दोनों रॉड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक सिंगल मटेरियल की मतलब ना यूनिफॉर्म मटेरियल की एक रॉड ली जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? इन दोनों की लेंथ के टोटल के बराबर, L1 प्लस का L2 के बराबर। जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया वही क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों इस वाली रॉड का होना चाहिए, तो ये अकेली रॉड इन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगी। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, इस अकेली रॉड का रेजिस्टेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों जो थर्मल रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो R1 प्लस का R2 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं उसी तरीके से चलता है। इस अकेली रॉड का रेजिस्टेंस इन दोनों के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए। अब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? L1 प्लस का L2 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट, ठीक है, इनटू A के बराबर, क्योंकि एक ही मटेरियल की बनी हुई है। R1 होगा बच्चों L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू A के बराबर, और ये होगा बच्चों L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू A के बराबर। ऐसा आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों जो K इक्विवेलेंट आएगा ना हमारे पास, K इक्विवेलेंट वो आ जाएगा हमारे पास L1 प्लस का L2 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस का L2 अपॉन K2। इस वाले फॉर्मूले को बच्चों ध्यान में रख सकते हो, और नहीं तो तुम खुद भी फाइंड कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगा इस वाले कॉम्बिनेशन का। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द स्टील in the composite cylindrical bar shown in the figure. What will be the temperature at the junction of the copper and the steel? तो बच्चों यहाँ पे कॉपर दे रखा है, कॉपर का एक रॉड दे रखा है और एक स्टील का रॉड दे रखा है, और बाय डिफॉल्ट हमें समझ में आ रहा है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दे रखा है। इस एंड पे आपने 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है और इस वाले एंड पे आपने 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है। ये जो कॉपर है ना, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 9 टाइम्स दे रखी है स्टील की, तो स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी में K मान लूंगा, तो इसकी हो जाएगी 9K के बराबर। बच्चों स्टील की जो लेंथ है ना उसको L मान लूंगा, तो ये हो जाएगी मेरे पास 3L के बराबर। समझ गए? तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा ना R1, तो वो आएगा 3L डिवाइडेड बाई 9KA के बराबर, और जो R2 आएगा ना बच्चों वो आएगा L डिवाइडेड बाई K इंटू A के बराबर। ओके, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर बच्चों हमारे पास T के बराबर हो जाएगा। जंक्शन का टेम्परेचर मैंने T मान लिया, तो मुझे इसका रेजिस्टेंस पता है, मुझे इसका पता है, तो मैं ये कहूंगा जो हीट करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा ना वही आगे जा रहा होगा बच्चों। ठीक है, हीट करंट सेम रेट से आगे, मतलब सेम हीट करंट होगा, दोनों में सीरीज में लगे हुए हैं, तो H की वैल्यू आएगी बच्चों 100 माइनस का T डिवाइडेड बाई, अगर बच्चों मैं इसको R1 जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा L अपॉन 3KA, अगर मैं इसको R बोल दूं तो क्या तुम समझ रहे हो जो R2 है वो 3R के बराबर आएगा। देखो R2 क्या है? L अपॉन KA, तो L अपॉन K की वैल्यू 3 को इधर भेज दूंगा तो 3R के बराबर आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R बोल रहा हूं तो इसका रेजिस्टेंस 3R के बराबर होगा। तो 100 माइनस का T डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू T माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 3R, ऐसा बन जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 300 माइनस का 3T इज इक्वल टू T आ जाएगा। T की वैल्यू बच्चों हमारे पास 75 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगी। तो जंक्शन का टेम्परेचर बच्चों 75 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, R1 और R2 में कंपेयर करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अ वॉल हैज 2 लेयर A एंड B ईच मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, बोथ लेयर हैव द सेम थिकनेस। एक दीवार है बच्चों, उसमें 2 लेयर है। ठीक है, मान लो ये ऐसे थिक दीवार हो गई और इसमें 2 लेयर हो गई, दोनों की थिकनेस भी बच्चों इन्होंने सेम दे रखी है। दोनों की थिकनेस क्या दे रखी है बच्चों? ये सेम दे रखी है, ये ना, ये थिकनेस दोनों की सेम दे रखी है, लेट्स कॉल इट D। तो D बच्चों यहाँ पे सेम दे रखा है, और दोनों अलग अलग मटेरियल की, मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों K1 होगी, इसकी K2 हो गई। बोथ लेयर हैव द सेम थिकनेस, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल A इज ट्वाइस दैट ऑफ B। तो बच्चों इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी अगर K मान लूं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर K मान ली तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K के बराबर हो गई। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 36 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर। बच्चों यहाँ पे मान लो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 36 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस मान ले रहा हूँ, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस मान ले रहा हूँ, सपोज, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हीट का फ्लो ऐसे होगा या नहीं होगा, है ना? हीट का फ्लो तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो बच्चों इस जंक्शन का टेम्परेचर कुछ आएगा T, इसका रेजिस्टेंस R1 होगा और इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा बच्चों? ये जो सामने से जो एरिया होगा ना बच्चों, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम सेम ही मानेंगे।
ठीक है भाई, जो हीट के सामने एरिया होता है ना उसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो R1 आएगा ना वो हमारे पास आएगा D डिवाइडेड बाई, क्योंकि हीट जो डिस्टेंस इसके अंदर चल रही है उसे हम L बोलते हैं, तो D के बराबर चल रही है, तो D डिवाइडेड बाई 2K इंटू A, यही आएगा ना बच्चों R1 हमारे पास, D डिवाइडेड बाई 2K इंटू A। और जो R2 आएगा ना बच्चों वो D डिवाइडेड बाई K इंटू A के बराबर आएगा। अगर बच्चों मैं R1 को R लिख दूं तो बच्चों जो R2 आएगा ना वो हमारे पास 2R के बराबर आ जाएगा। तो मेरे को इन दोनों के रेजिस्टेंस पता लग गए। अब हीट करंट बच्चों यहाँ पे सेम है, ठीक है, हीट करंट यहाँ पे सेम है। तो बच्चों देखो हीट करंट को इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, क्या वो आर प्लस का 2R के बराबर नहीं हो जाएगा, तो वो 3R के बराबर हो जाएगा। बच्चों अगर मुझे बीच वाली लेयर इन दोनों को अलग अलग नहीं देखना है, एक ही मटेरियल देखना है, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R के बराबर। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना है बच्चों, उस पूरे रेजिस्टेंस के क्रॉस 36 का। तो यहाँ पे जो हीट करंट होगा मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 36 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 3R, ये हीट करंट हो गया। और यही हीट करंट इस वाली लेयर क्या क्रॉस होगा, तो 36 माइनस का T डिवाइडेड बाई R1, R1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है R के बराबर, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। इससे बच्चों इसको काट देना 12 आ जाएगा, तो T की वैल्यू बच्चों 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ रही होगी। तो इस बीच वाली लेयर पर जो टेम्परेचर होगा ना बच्चों, यहाँ पे इस जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर बच्चों, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। एक बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन और आप लोगों से हीट ट्रांसफर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपने 3 रॉड इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है, एक एंड पे 0 डिग्री सेल्सियस, एक एंड पे 90 डिग्री सेल्सियस और इस वाले पे भी 90 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है। 3 रॉड मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब इनका के सबका सेम है, ठीक है, सबका के सेम हो गया। हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब ए भी यहाँ पे सेम हो गया। ओके, हैव बीन जॉइंड एज शोन इन द फिगर, ईच रॉड इज ऑफ द सेम लेंथ, हर एक रॉड बच्चों सेम लेंथ की भी है, ठीक है। The left and the right end are kept at 0 डिग्री सेल्सियस and 90 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है ना वो L अपॉन के ए के बराबर होता है, ए सेम है, के भी सेम है, L भी सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा, इसका, इसका और इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस भी सेम हो गया। अब जंक्शन का टेम्परेचर इन्होंने पूछा है, तो बच्चों मैं ये कहूंगा इसका 90 डिग्री सेल्सियस है, ये 90 और ये 0, तो देखो यहां से हीट आ रही होगी, लेट्स कॉल इट H1, यहां से भी आ रही होगी बच्चों ना, लेट्स कॉल इट H2, और यहां से निकल के जा रही होगी, इसे H3 बोल देते हैं। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि H1 प्लस का H2 जो आ जाएगा बच्चों वो हमारे पास H3 के बराबर आ जाएगा। तो 90 माइनस का T डिवाइडेड बाई R प्लस का 90 माइनस का T डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू T माइनस का 0 डिवाइडेड बाई R, ऐसा बन जाएगा हमारे पास 180 इज इक्वल टू 3T, और T की वैल्यू बच्चों हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगी, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर बच्चों हमारे पास आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब बच्चों जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सपोज करो ये एक T1 टेम्परेचर पे एक टैंक है और ये एक टैंक है बच्चों T2 टेम्परेचर पे, आपने 2 रॉड कनेक्ट कर दी। अब इनके क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन दोनों की लेंथ सेम रखी है बच्चों ना, दोनों की लेंथ सेम है। L लेंथ की A2 क्रॉस सेक्शन एरिया, K2 थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मटेरियल अलग है, इसका अलग है। आपने ऐसे रॉड कनेक्ट कर दी, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक हीट फ्लो कर रही होगी, उसको H1 बोल देंगे, ठीक है, और इसमें जो हीट फ्लो कर रही होगी ना वो H2 कहलाएगी। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों रॉड के अक्रॉस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो बच्चों ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड्स बोलते हैं। तो रॉड्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, उसमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है रॉड्स के अक्रॉस सेम होता है। इनमें हीट करंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, H1 और H2 अलग अलग हो सकते हैं। तो H1 बच्चों हमारे पास किसके बराबर होगा, T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R1 के बराबर। H2 हमारे पास किसके बराबर होगा बच्चों, T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R2 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चों हम लिख देते हैं। बच्चों यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आता है ना इसका, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होता है वो 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 के बराबर आ जाता है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 के बराबर आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों इक्विवेलेंट इस तरीके से आता है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो ऐसे आएगा। बच्चों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछी जाए, तो 2 रॉड के अक्रॉस अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस लगा रखा है तो उनको पैरेलल में बोलेंगे। तो बच्चों इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इन दोनों रॉड को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल रॉड से रिप्लेस करना चाहता हूं जिसकी डायमेंशन इन दोनों रॉड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। दोनों रॉड की लेंथ क्या है, सेम L, तो इसकी भी L रखनी है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एक का A2 है, एक का A1 है। तो ऐसे समझ लो बच्चों 2 पाइप हैं जो A2 एरिया का और A1 एरिया का, उनसे जैसे पानी का फ्लो हो रहा होता। तो अगर आपको एक सिंगल पाइप लगाना है तो
डायमेंशन सेम मेंटेन करोगे नहीं करोगे? तो सिंगल पाइप का जो एरिया होना चाहिए वो A1 प्लस का A2 के बराबर होना चाहिए। तो जो नई रॉड, जो अकेली रॉड में कंसीडर करूंगा ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों में A1 प्लस का A2 के बराबर कंसीडर करूंगा और उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K के बराबर मान ली, और ये पूरी एक ही मटेरियल की बनी हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 1/r इक्विवेलेंट होता है ना बच्चों, वो 1/r1 प्लस का 1/r2 के बराबर होता है। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट क्या होता है? L अपॉन के ए। तो के तो ऊपर चला जाएगा, तो के इक्विवेलेंट ऊपर चला गया, यहां पे आएगा बच्चों A1 प्लस का A2 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू K1 A1 डिवाइडेड बाई L K2 A2 डिवाइडेड बाई L। तो बच्चों जो के इक्विवेलेंट आ जाएगा ना हमारे पास, K1 A1 प्लस का K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस का A2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों के इक्विवेलेंट। तो K1 A1 प्लस का K2 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस का A2 के बराबर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना बच्चों। एक बार एक क्वेश्चन आया था जी मेन में, एक ऐसे सिलेंडर था और उसके अंदर एक और सिलेंडर था। अंदर वाला सिलेंडर K1 थर्मल कंडक्टिविटी का था और दूसरा वाला मान लो K2 का है, और इधर टेम्परेचर T1 और T2 मेंटेन कर रखे थे। क्या आप देख पा रहे हो दोनों सिलेंडर जो है पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं? अंदर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, बाहर वाले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना बच्चों, उसमें ध्यान रखना, बाहर वाले में ये वाला पार्ट कंसीडर करना है आपको ना, ये वाला उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कंसीडर करना है। दोनों पैरेलल में होंगे बच्चों, इनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछा था, बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना था। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का ध्यान रखना बस, क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन में रिपीट होते रहते हैं, एंड आई होप आप इसको देखने के बाद कंप्लीट कर पाओगे। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकंड। ठीक है, व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हेन दे आर जॉइंड लेंथ वाइज, then they will transfer the same amount of heat in the same condition। देखो बच्चों दो रॉड को आपने लेंथ टू लेंथ एंड टू एंड कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो एंड टू एंड कनेक्ट करने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहां पे मान लो कुछ टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 मेंटेन कर रखा होगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? 2R के बराबर। ठीक है, तो dq बाई dt जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास यहाँ पे dq बाई dt, क्या वो T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई 2R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। जब आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का? ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो जाएगा बच्चों R/2 के बराबर। ठीक है, पैरेलल में दो R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे होते हैं, उनका इक्विवेलेंट R/2 के बराबर होता है। अब dq बाई dt इन पैरेलल कितना हो जाएगा बच्चों? dq बाई dt जिस रेट से हीट का फ्लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो रहा होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला आ जाएगा T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R/2 के बराबर। तो dq बाई dt बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, पैरेलल में आ जाएगा 2 टाइम्स T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R के बराबर। यहां पे देख रहे हो T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई R जो है वो 2 को इधर ले जाओगे तब आएगा, तो ये बच्चों ऐसे बन रहा होगा 4 टाइम्स dq बाई dt इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस रेट से हीट का फ्लो हो रहा है ना, उसका 4 गुना पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट का फ्लो हो रहा होगा। तो उसको 4 गुना हीट का फ्लो हो रहा है बच्चों, 4 गुना रेट से हीट का फ्लो हो रहा है, तो पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है 12 सेकंड में कलेक्ट हो रही थी। अब अगर 4 गुना रेट से हीट आएगी तो 4 गुना कम टाइम लगेगा, तो 3 सेकंड में बच्चों ये काम हो जाएगा, और इसका आंसर बच्चों बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मतलब आपके जेईई मेन में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर थर्मल रेजिस्टेंस हो। जैसे बच्चों यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल दे रखी है, हॉलो है ना, अंदर से खोखली है। स्फेरिकल शेल समझते हो, गोला। ठीक है, स्फेयर जो होता है ना उसके अंदर खोखला है। बच्चों अंदर का टेम्परेचर आपने T1 मेंटेन कर रखा है, अंदर की रेडियस A के बराबर है, और बाहर की रेडियस बच्चों बाहर वाले शेल की रेडियस B के बराबर है, और इस बीच वाले मटेरियल में हीट का फ्लो हो रहा होगा। मान लो अंदर वाला टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट ऐसे फ्लो करके आएगी ना बच्चों, बाहर की तरफ ऐसे ऐसे फ्लो करके आ रही होगी। तो तुम एक चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो कि जब हीट जब फ्लो करके जा रही होगी तो हीट के सामने जो एरिया पड़ रहा होगा आगे जाके बच्चों, एरिया ज्यादा होता जा रहा है, नहीं ज्यादा होता जा रहा है भाई। हीट जब यहां से चलेगी यहां से, तो उसके सामने ये वाला अंदर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कितना होगा? ये 4πa² के बराबर। अंदर वाला जो एरिया होगा ना वो 4πa² वाला, उसके हीट बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, तो सामने जो एरिया पड़ रहा होता है ना उसको हम एरिया बोलते हैं, और जितना वो चलती है अंदर किसी मटेरियल का उसको हम लेंथ बोलते हैं। तो देखो आगे जाके अगर मैं एक बड़ा मतलब जब आगे जाके हीट पता है क्या होगी, जब यहाँ पे पहुंचेगी हीट ना, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है। अब जो सामने एरिया पड़ रहा होगा, इस येलो वाले सर्कल का एरिया पड़ रहा होगा, येलो वाले की बच्चों रेडियस अगर मैं आर के बराबर बोल दूं, स्मॉल आर के बराबर, अगर मैं येलो वाले की रेडियस स्मॉल आर के बराबर बोल दूं, तो ए जो होगा बच्चों वो 4πr² के बराबर हो जाएगा। तुम देख रहे हो आर वेरी कर रहा होगा, जैसे जैसे बाहर निकलती जाएगी आर वेरी कर रहा होगा तो ए वेरी कर रहा होगा, तो ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया पड़ेगा इसमें ना। तो इसमें हम करते क्या है बच्चों, हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे बच्चों, एक मिनट, हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे dr थिकनेस का। ठीक है,
dr थिकनेस का, हम ये एक एलिमेंट लेंगे। ऐसे एलिमेंट जितने भी आएंगे बच्चों, ऐसे बहुत सारी शेल बनेंगी हमारे पास, वो जितनी भी शेल होंगी क्या उन सबसे सेम हीट फ्लो कर रही होगी? क्या उन सारी शेल से सेम हीट फ्लो कर रही होगी रे? है ना, मतलब वो सारी की सारी शेल सीरीज में होंगी भाई, जो हीट करंट इससे जा रहा होगा इससे अगली वाली से भी वही हीट निकल रहा होगा, तो सारी शेल जो होंगी, जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे सीरीज में होंगे। ठीक है, एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे सीरीज में होंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dr आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जो इक्विवेलेंट आएगा इसका पूरे का ना, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr। dr होगा बच्चों जो जो इस एलिमेंट के अंदर डिस्टेंस चल रहा है, तो वो स्मॉल dr के बराबर चल रहा है, दैट डिवाइड बाई k इंटू एरिया। एरिया होगा बच्चों 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, और इसको a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दो, तो R इक्विवेलेंट आ जाता है बच्चों हमारे पास यहां से 1/4 पाई k 1/a माइनस का 1/b के बराबर। इसको ध्यान में रखना बच्चों, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चाहे तो याद रख लेना, b माइनस का a डिवाइडेड बाई 4 पाई k a इंटू बी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगर ये बच्चों आपको ऐसे बोल दें कि बहुत ही थिन है, मतलब ना ज्यादा थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, तो b माइनस का a को थिकनेस रख दोगे फिर ना डायरेक्ट, फिर आप एरिया को मतलब ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हो, अगर बहुत थिन हो तो, है ना, तो फिर वो बन जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बच्चों हमारे पास इतने के बराबर आता है। अगर मुझे हीट करंट पता करना है तो वो आ जाएगा बच्चों मेरे पास T1 माइनस का T2 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, तो B माइनस का A इंटू 4 पाई के A इंटू बी के बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना। अब एक मेथड होता है बच्चों कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड। तो बच्चों फ्लूइड के मूवमेंट मतलब मटेरियल के मूवमेंट के साथ जो हीट का फ्लो हो रहा होता है ना बच्चों, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं बच्चों, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। एक अपने आप जो हीट का जैसे धुआं अपने आप ऊपर उठ जाता है, ठीक है, कोई चीज अगर जैसे दूध वगैरह हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, वो नॉर्मली उसके सरफेस से हीट का मतलब निकल के मतलब अपने आप ही, मतलब जो तुमने देखा होगा कई बार उसके कांटेक्ट में जो हवा आती है, वो कई बार हम कांटेक्ट में हवा आती है बच्चों, वो गर्म होती है और वो अपने आप हीट लेके निकल जाती है। ठीक है, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, जैसे आप फूंक मार के दूध को ठंडा कर रहे हो या फैन चला के आप दूध को ठंडा कर रहे हो, उसको फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलते हैं बच्चों। जैसे बॉइलिंग ऑफ द वाटर आर द एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन। हॉट कप ऑफ टी, एयर कूल्ड इंजन, इंजन जब ठंडा होता है ना बच्चों, एयर कूल्ड इंजन, सैंड एंड सी एंड लैंड ब्रीजेस, और चिमनी, चिमनी बच्चों जो होती है, ये सारे के सारे कन्वेक्शन के एग्जांपल है। आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन वगैरह ऊपर लगाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कन्वेक्शन में बच्चों, कि जो गर्म एयर होती है ना, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है, और ठंडी एयर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आ जाती है, इसलिए एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, ओके, तो बच्चों कन्वेक्शन भी हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, रेडिएशन। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफर का थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन। रेडिएशन में सबसे पहले हमें पढ़नी होती है प्रीबोस्ट थ्योरी। क्या कहती है प्रीबोस्ट थ्योरी बच्चों? Every body above temperature 0 Kelvin radiate electromagnetic radiations of several wavelength to the surrounding and simultaneously receive energy from the surrounding। प्रीवोस ने कहा कि हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, 0 केल्विन का मतलब समझ रहे हो आप, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इवन मतलब मेरी बॉडी का भी टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ज्यादा है, तो हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो बॉडी क्या कर रही होगी? थर्मल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एमिट कर रही होती है। ओके, और साथ ही साथ बच्चों मेरी बॉडी के ऊपर अदर बॉडीज की वजह से थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट भी हो रहा होता है। तो यहां पे बच्चों साथ साथ एक मतलब दो फिनोमेना साथ साथ चल रहे होते हैं। क्या क्या? मेरी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, इस वजह से मेरी बॉडी से एनर्जी निकल रही है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों जो सराउंडिंग में बॉडीज है ना, उनसे भी जो रेडिएशन निकल रहा है वो मेरे ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, और जब कोई रेडिएशन मेरे ऊपर इंसिडेंट होता है तो बच्चों मेरी बॉडी उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर सकती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर सकती है, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहां पे तुम समझ रहे हो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? एक मेरी बॉडी से जो एनर्जी निकली, दूसरी मेरे ऊपर दूसरों की वजह से आई, और उस आई हुई को क्या मैं पूरी की पूरी को रख रहा हूं? नहीं, उसका जो पार्ट मैं एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं वो मेरे काम का है। ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी बॉडी से हीट निकल भी रही है और मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर भी रही है। These polychromatic radiations are called thermal radiation। ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का जो मेरी बॉडी से 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर होने की वजह से जो रेडिएशन निकल रहा है ना, इसको बच्चों हम थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। द पावर रेडिएटेड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, नेचर एंड एरिया ऑफ द एमिटिंग सरफेस। बच्चों मेरी बॉडी पर सेकंड कितनी एनर्जी एमिट कर रही होगी, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? मेरी बॉडी से पर सेकंड या किसी भी बॉडी से
पर सेकंड कितना एनर्जी निकल रहा होगा, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और उस बॉडी का नेचर कितना है, जो सरफेस होता है ना उसका नेचर, और सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है बच्चों। एक कोई भी बॉडी जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है, जैसे एक रूम में कोई चीज पड़ी हुई है काफी देर से, तो आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। जैसे आपने किसी रूम में कोई गर्म चीज ला के रख दी या कोई बहुत ठंडी चीज ला के रख दी, तो लेकिन आप देखोगे बहुत देर तक रखे रहने के बाद उसका टेम्परेचर फाइनली क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना बच्चों, तो बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन और बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही होती है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। सो एनर्जी एमिटेड और एनर्जी एब्जॉर्ब जब बराबर हो जाता है ना बच्चों, तो हम इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कोई बॉडी बहुत देर तक अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, तो देखो प्रीवोस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो बॉडी क्या करेगी, थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही होगी। लेकिन अगर अब थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है मतलब उस बॉडी की एनर्जी कम हो रही है, तो उसका टेम्परेचर गिरना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो सराउंडिंग के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रही होती है, जिस वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम कई बार एस्टेब्लिश हो जाता है। तो बॉडी एनर्जी एमिट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जिस रेट से एमिट कर रही है उसी रेट से अगर एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो नेट एनर्जी का बॉडी का लॉस नहीं होता और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसके बारे में काफी डिटेल में हम सारा का सारा डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ओके, अब बच्चों एक बॉडी होती है जिसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक बॉडी, और एक कोई जनरल बॉडी या नॉर्मल बॉडी। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की खास बात होती है उस पे आने वाले पूरे रेडिएशन को, जो भी ब्लैक बॉडी पे कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है ना बच्चों, वो पूरे के पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसी बॉडी को बच्चों हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी जितना अच्छा एब्जॉर्बर है ना हीट का, उतना ही अच्छा ये एमिटर भी होता है। तो ब्लैक बॉडी बच्चों, अगर मान लो दो, एक नॉर्मल बॉडी और एक ब्लैक बॉडी है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे आपने मेंटेन कर रखा है, दोनों आइडेंटिकल शेप की थी, तो बच्चों ब्लैक बॉडी ज्यादा रेट से एनर्जी एमिट करेगी। अब यहां पे समझो एमिटर और एब्जॉर्बर। एब्जॉर्ब मतलब दूसरे की एनर्जी को कोई रख रहा है अपने पास, उसे एब्जॉर्ब करना कहेंगे। ठीक है, एमिट करना मतलब जो प्रीवोस्ट ने बोला ना कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो बॉडी एनर्जी एमिट कर रही होगी, हम उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो दो बॉडी है आइडेंटिकल शेप की है, ब्लैक बॉडी हो गई, नॉर्मल बॉडी होगी, दोनों का टेम्परेचर बराबर रखा, तो बच्चों ब्लैक बॉडी ज्यादा रेट से रेडिएट कर रही होगी, ज्यादा रेट से एमिट कर रही होगी। तो ब्लैक बॉडी एक अच्छा एब्जॉर्बर होती है, तो एक अच्छा एमिटर भी होती है। नॉर्मल बॉडी जो होती है ना बच्चों, नॉर्मल बॉडी क्या करती है, नॉर्मल बॉडी पे जो रेडिएशन आता है ना, उसमें से कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ पार्ट उनसे ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन ब्लैक बॉडी पे कोई भी रेडिएशन आया वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ब्लैक बॉडी की बच्चों खास बात होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों स्टीफन्स लॉ। स्टीफन ने जो रेट ऑफ एमिशन है ना बच्चों, इसके लिए एक लॉ दिया था। बच्चों एक टर्म होती है एमिसिव पावर। ये एमिसिव पावर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस वाली टर्म को पहले मैं तुम लोगों को यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं, व्हाट इज दिस एमिसिव पावर। एमिसिव पावर जो होती है ना, ये होती है बच्चों रेट ऑफ रेडिएशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, एमिसिव पावर होती है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं बच्चों हम एमिसिव पावर, पर सेकंड पर यूनिट एरिया। देखो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों ना, कंफ्यूजन क्या हो जाता है कई बार कि सर ये तो पावर ही तो है, तो पावर तो मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकंड होता है। नहीं, एमिसिव पावर जब वर्ड यूज हो रहा होता है ना बच्चों, तो एनर्जी रेडिएटेड या एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो होता है ना बच्चों, हम उसको बोलते हैं एमिसिव पावर। बच्चों मैं इसको ई डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मैं जहां भी यूज कर रहा हूँ ना, कोई बॉडी किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रही है, एमिसिव पावर जब भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों, मैं उसको ई डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमिसिव पावर जो होती है ना बच्चों, वो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। तो स्टीफन ने इस एमिसिव पावर के लिए एक लॉ दिया, और वो भी किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। इन्होंने बोला कि द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन्होंने कहा कि देखिए जी, कोई एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर T के बराबर है, इसकी जो एमिसिव पावर होगी ना, एमिसिव पावर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई डॉट से। ये क्या चीज है, ये एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया से एक सेकंड में एनर्जी जो एमिट हो रही है उसको बोलते हैं हम एमिसिव पावर। तो इन्होंने बोला कि जो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की होती है ना, वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर को यहां पे केल्विन में यूज करना है। ठीक है, टेम्परेचर को यहां पे केल्विन में यूज करना है। तो ई की पावर जो ई डैश जो होता है वो टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बच्चों ई डॉट जो आ जाएगा ना, वो सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। और सिग्मा को बोलते हैं बच्चों स्टीफन्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम स्टीफन्स कांस्टेंट। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो आ जाएगी वो
सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर आ जाएगी। और ये किसके लिए बच्चों? ब्लैक बॉडी के लिए। स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। और सिग्मा की वैल्यू जो होती है ना वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास सिग्मा का वैल्यू। और यूनिट वगैरह बच्चों मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया। तो ये स्टीफन्स लॉ है बच्चों। ये क्या बता देता है? अगर मुझे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है तो वो बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया किस रेट से एनर्जी एमिट कर रही होगी, ये मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों कि बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रही होगी। सपोज करो कि जो एरिया ऑफ द बॉडी है ना, जो सरफेस एरिया है ना, एरिया ऑफ बॉडी, मान लो एरिया ऑफ बॉडी जो है ना, ब्लैक बॉडी का एरिया बच्चों ए के बराबर दे रखा है। तो बच्चों अब ये पर सेकंड कितनी एनर्जी एमिट कर रही होगी? एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, ध्यान रखना मैं एमएस पावर नहीं लिख रहा हूं, एनर्जी एमिटेड बाय दिस टोटल एरिया पर सेकंड, एमिटेड पर सेकंड। तो अब इसकी जो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, अगर मैं इसको dq by dt लिख दूं, है ना, dq by dt पर सेकंड एमिटेड वाली एनर्जी ना, तो बच्चों अब इसका फॉर्मूला पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर। और ये ध्यान रखना ये सारा डिस्कशन हमारा ब्लैक बॉडी के लिए हो रहा है। तो एक ब्लैक बॉडी जो होती है बच्चों उसके लिए हमने ये सारा के सारा डिस्कशन कर लिया। तो अगर एक ब्लैक बॉडी जिसका सरफेस एरिया ए के बराबर है तो पर सेकंड कितनी रेट से एनर्जी निकल रही होगी उसके अंदर से, उसके टेम्परेचर की वजह से सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर। मैं इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बच्चों ना, हीट ट्रांसफर का रेडिएशन वाला पार्ट काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। मैं चाहता हूं आपको ये टर्म्स बार बार रिपीट करके आपके दिमाग में ऐसे एक ऐसी मेमोरी बिल्ड कर दूं कि मतलब आपको ये कभी भी इनमें कंफ्यूजन हो ही ना। क्लियर हो गया भाई? तो ये बॉडी जो मैंने बताया ना, प्रीवोस ने जो बोला कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो पर सेकंड एनर्जी एमिट कर, मतलब उस वो एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, एमिट कर रही होगी। वो एनर्जी किस रेट से एमिट कर रही होगी? ब्लैक बॉडी के लिए हमने पढ़ लिया। किसके लिए पढ़ा है हम लोगों ने? ब्लैक बॉडी के लिए। अब बच्चों कोई नॉर्मल बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो फिर क्या लॉ आ जाएगा? तो ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों, पर सेकंड एनर्जी कितनी एमिट हो रही है पूरे एरिया से, सिग्मा ए टी की पावर 4। अच्छा, पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो एनर्जी एमिट होती है उसको क्या बोलते हैं? एमएस पावर। और वो कितनी होती है? सिग्मा इंटू टी की पावर 4 के बराबर। अच्छा, अब नॉर्मल बॉडी के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी मतलब इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई लिखा हुआ है ना, एमिसिविटी। Emissivity is the ratio of the thermal radiation emitted by the real object to the thermal radiation that would be emitted by a perfect black body at the same temperature and from same surface area। बच्चों मान लो कि एक हो गई हमारे पास, ये कोई नॉर्मल बॉडी हो गई, ठीक है, ये हो गई बच्चों एक नॉर्मल बॉडी, और एक आइडेंटिकल हमने ले ली ब्लैक बॉडी। आइडेंटिकल, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। इसका टेम्परेचर टी के बराबर है, इसका टेम्परेचर टी के बराबर है, तो इसे बोल देता हूं मैं ब्लैक बॉडी। और बच्चों मैंने इसको बोल दिया कोई नॉर्मल बॉडी। तो ये कोई नॉर्मल बॉडी हो गई और वो बच्चों हमारे पास ब्लैक बॉडी हो गई। बच्चों ये जिस रेट से रेडिएशन एमिट कर रही होगी ना इस टेम्परेचर पे, और ये जो रेडिएशन एमिट कर रही होगी, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना बच्चों, इसी को हम ई बोलते हैं, ठीक है। तो ई क्या होता है बच्चों? बेसिकली एमिसिविटी जो होता है वो होता है किसके बराबर है? तो एमिसिविटी इज इक्वल टू ई ऑफ अ नॉर्मल बॉडी, ई डॉट ऑफ अ नॉर्मल बॉडी, ठीक है। नॉर्मल बॉडी, जो नॉर्मल बॉडी का जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है ना, या एमएस पावर होता है, दैट डिवाइडेड बाई एमएस पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमएस पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का जब भी मतलब ब्लैक बॉडी का एमएस पावर का फॉर्मूला हमने स्टीफन ने दे दिया, तो किसी भी नॉर्मल बॉडी का जो एमएस पावर हो जाएगा ना बच्चों, नॉर्मल बॉडी का जो एमएस पावर हो जाएगा वो ई सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको dq by dt एमिटेड बोलूं मैं, dq by dt एमिटेड, अब आप बोलोगे सर आपने वहां पे एरिया से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मैं अभी बताता हूं। ये हो जाएगा ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? ये मैंने लिखी है इसकी एमएस से पावर, ठीक है। एमएस से पावर मैंने क्या बोला था? एमएस से पावर का फॉर्मूला ये होता है कि एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो एनर्जी एमिट हो रही होगी ना, वो ये हो रही होगी। हाँ, एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एरिया ए वो होगी ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। और जो ई की वैल्यू होती है ना बच्चों, ये ई की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 बच्चों और लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर होती है। और 1 के बराबर बच्चों किसके लिए होती है? ब्लैक बॉडी के लिए। ई की वैल्यू 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए। तो अगर आपको कभी भी लिखना है dq by dt, कोई एक टी टेम्परेचर पे बॉडी, अब सुन लो ध्यान से, इसको लास्ट फॉर्मूला सुनो। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर टी है तो वो बच्चों पर सेकंड जो उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही होगी मतलब जो एमिट हो रही होगी, वो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर होती है। यहाँ पे ई बच्चों एमिसिविटी है, जो कि ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है, बाद बाकी सब बॉडी के लिए बच्चों 1 से छोटा होगा, और ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर ना ज्यादातर। सिग्मा बच्चों स्टीफन्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अभी मैंने बताई 5.67 इंटू 10⁻⁸ के बराबर होती है। ए बच्चों उस बॉडी का सरफेस एरिया है जहां से हीट मतलब रेडिएशन एमिट हो रहा है, और टी बच्चों केल्विन में रखना है, टेम्परेचर है। क्लियर बच्चों यहां तक पूरा का पूरा? अब आ जाते हैं बच्चों आगे वाली स्लाइड पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
द एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय अ ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस ई के बराबर दे रखी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज टू 2727 डिग्री सेल्सियस द एनर्जी एमिटेड इन टर्म्स ऑफ ई विल बी। तो बच्चों हमें यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला जो टेम्परेचर दे रखा है ना बच्चों T1, इसमें एक काम करना, पहले तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1500 केल्विन के बराबर हो जाएगा। और जो बाद वाला टेम्परेचर है ना बच्चों, वो हमारा हो जाएगा 2727 में 273 ऐड करोगे तो बाद वाला टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों 3000 केल्विन के बराबर। आप ये देख रहे हो बाद वाला जो टेम्परेचर है ना वो पहले वाले टेम्परेचर का डबल कर दिया है। अब इन्होंने एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बोली है। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड जो होती है ना बच्चों, वो सिग्मा ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैंने इसको डबल कर दिया है ना, इसको अगर मैंने डबल कर दिया तो ये तुम देख रहे हो इसकी पावर 4 है, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों जो सेकंड टाइम जो एनर्जी जिस रेट से एमिट हो रही होगी ना E2, वो बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 E के बराबर आ जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 16 E, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन पे बच्चों ना। ये किरचॉफ्स लॉ भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो समझ लिया हम लोगों ने बॉडी से किसी भी टाइम पे, मतलब देखो एक चीज हम लोगों ने अभी तक क्या समझ ली है कि एक बॉडी का टेम्परेचर का T है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर T है, तो इससे जो एनर्जी निकल रही होगी ना dQ/dt, ये ध्यान रखना ये एमिटेड एनर्जी है, ठीक है, इसके टेम्परेचर की वजह से ये जो एमिटेड एनर्जी होगी ना ये E सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर होगी। समझ गए? इस रेट से बॉडी जो है अपने अंदर से एनर्जी निकाल रही होगी। क्या इसको सराउंडिंग के टेम्परेचर से कोई लेना देना है? नहीं भैया। ये वाला जो फॉर्मूला जो स्टीफन ने दिया था ब्लैक बॉडी के लिए दिया था, लेकिन हमने नॉर्मल बॉडी के लिए जब इसका डेरिवेशन वगैरह सब कर लिया है, तो क्या इसको सराउंडिंग ठंडी है या गर्म है उससे कोई मतलब है? नहीं। एक बॉडी का टेम्परेचर अगर T है बच्चों, तो उससे निकलने वाली एनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, उससे ज्यादा है या उससे कम है, इससे को कोई मतलब नहीं है। ये बच्चों अपने टेम्परेचर की वजह से एनर्जी रेडिएट करती रहेगी। अगर मैं धूप में जाके भी खड़ा हो जाऊँ तब भी मेरी बॉडी से एनर्जी निकल रही होगी, ठीक है। चाहे बाहर का टेम्परेचर मेरी बॉडी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी से रेडिएशन निकल रहा होगा और उसका रेडिएशन का रेट जो होगा वो ये होगा E सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर। अब मान लो ये जो बॉडी है ना बच्चों किसी सराउंडिंग में रखी हुई है जिसका टेम्परेचर बच्चों T0 के बराबर है, ठीक है। तो इस निकलने वाली एनर्जी को तो T0 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस T0 की वजह से जो सराउंडिंग की जो चीजें हैं ना बच्चों, वो भी तो एक T0 टेम्परेचर पर रखी हुई है, तो उनसे रेडिएशन निकल रहा होगा और उनसे निकलने वाला रेडिएशन ऑब्वियसली बात है T0 पर डिपेंड करेगा, है ना। उनसे निकलने वाला रेडिएशन T0 पर डिपेंड करेगा, तो इसके ऊपर एक एनर्जी आ रही होगी, इसे बोलते हैं Q डॉट इंसिडेंट। डॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम Q डॉट इन मतलब इंसिडेंट के लिए यूज कर रहा हूं। तो बच्चों इसके ऊपर एनर्जी आ रही होगी, उसका ये कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगी, तो Q डॉट आर बोल रहा हूं, पर सेकंड जो रिफ्लेक्ट कर रही होगी, और कुछ पार्ट बच्चों ये एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और कुछ पार्ट बच्चों इसका ट्रांसमिट हो जाएगा Q डॉट टी। तो समझे? देखो ये एनर्जी अलग है और ये अलग है, इसका सोर्स अलग है और उसका अलग है। अब देखो मैं तो दोबारा से एक बार और बोल देता हूं, इस बॉडी का टेम्परेचर T है, इसलिए एनर्जी एमिट कर रही होगी इस रेट से, E सिग्मा ए टी की पावर 4 की रेट से। बच्चों सराउंडिंग से जो एनर्जी, सराउंडिंग में जो बॉडी रखी है उनका जो रेडिएशन इसके ऊपर आ रहा होगा उसको बोल रहा हूं मैं Q डॉट इनके बराबर। उसका एक पार्ट बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक ट्रांसमिट हो जाएगा। तो क्या इस बॉडी ने सारी एनर्जी जो इसके ऊपर आ रही थी उसे एब्जॉर्ब किया? अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इसने कुछ पार्ट उस आने वाली एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों इसने कुछ एब्जॉर्ब किया और कुछ यहां पे एमिट कर दिया। अगर एब्जॉर्ब वाली एनर्जी एमिटेड वाली एनर्जी के बराबर हो जाए तो इसका थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा। अगर एब्जॉर्ब वाली एनर्जी एमिट होने वाली एनर्जी से ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब होने वाली, आने वाली से मतलब नहीं है, एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी अगर एमिट होने वाली एनर्जी से ज्यादा होगी तो बॉडी पे नेट एनर्जी मतलब बच रही होगी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। इसे बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ हीटिंग। अगर एब्जॉर्ब वाली एनर्जी कम है और एमिट होने वाली ज्यादा है तो बच्चों बॉडी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी नेट हीट लॉस करेगी ना। भाई आग कम रही है, मतलब इसके पास एब्जॉर्ब ये कम कर रही है, निकल ज्यादा रही है, मान लो 7 जूल पर सेकंड की रेट से निकल रही है, 5 जूल पर सेकंड की रेट से बॉडी के पास एनर्जी आ रही है, तो 2 जूल पर सेकंड की रेट से एनर्जी घट रही है ना। और जब बच्चों किसी सिस्टम से आप हीट निकालते हो तो उसका टेम्परेचर गिरता है, तो बच्चों इस बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगेगा और ये बॉडी ठंडी होने लगेगी। जैसे बच्चों दूध वगैरह जो होता है ना, जैसे दूध आपने गर्म किया और गैस से गर्म करने के बाद नीचे रख दिया, तो बच्चों वो दूध का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, सराउंडिंग से ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा रेट से एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब एमिट करता है। और कम रेट से, हाँ उसमें भी रही है, दूध में भी एनर्जी आ रही है, लेकिन कम रेट से आ रही होती है, क्योंकि जो आने वाली एनर्जी है ना इस सराउंडिंग पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इससे निकलने वाली इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो बच्चों निकलने वाली एनर्जी ज्यादा रेट से निकल रही होगी और आने वाली कम रेट से आ रही होगी, और जब इनके बीच में मिसमैच होगा तो बच्चों बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। और हमें इस चैप्टर के अंदर यही देखना है कि बॉडी किस रेट से ठंडी हो रही होगी या किस रेट से
गर्म हो रही होगी। मतलब हमें एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी और एमिट होने वाली एनर्जी का वैल्यू बच्चों फाइंड करना सीखना है। तो बच्चों अब इन्होंने क्या किया, किरचॉफ ने क्या किया, किरचॉफ ने बोला कि एक मैं ब्लैक बॉडी ले लेता हूं, ठीक है सॉरी एक ब्लैक बॉडी इन्होंने ली और उसको एक रूम के अंदर रख दिया जिसका टेम्परेचर टी नॉट के बराबर था। ये क्या है बच्चों, ब्लैक बॉडी है, और उसको बहुत देर तक रखा रहने दिया, ठीक है, बहुत देर तक क्या कर दिया बच्चे, उसको रखा रहने दिया। तो क्या इस बॉडी का टेम्परेचर भी सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा? अब बोलोगे हाँ सर, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का बराबर हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी एमिट हो रही है उसी रेट से ये एब्जॉर्ब कर रही है। और तुम्हें पता है कि ब्लैक बॉडी का तो एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो बच्चों इंसिडेंट वाले के बराबर होता है। भाई जितनी भी एनर्जी आ रही होती है वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेती है, कौन, ब्लैक बॉडी। और बच्चों हमें ये पता है कि ये जिस रेट से, अच्छा मैं इसको क्यू डॉट ई लिख दे रहा हूं, ई मतलब एमिटेड एनर्जी पर सेकंड जो एमिट कर रही होगी, ये बच्चों आने वाली एनर्जी हो गई, ठीक है। और एब्जॉर्ब, ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लैक बॉडी तो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्लैक बॉडी पर सेकंड एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है वो आने वाली एनर्जी के बराबर है। और क्या यही एमिटेड के बराबर होगी या नहीं होगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा? तो बोलो, अरे पर सेकंड जो ये एमिट कर रही है अपने टी नॉट टेम्परेचर, क्योंकि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट हो चुका है, तो इस टी नॉट की वजह से ये जिस रेट से एमिट कर रही है उसी रेट से ये एब्जॉर्ब कर रही होगी, उसी रेट से इंसिडेंट हो रही होगी, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे इंसिडेंट वाली एनर्जी पता लग जाएगी, क्योंकि मुझे एमिटेड वाले का फॉर्मूला पता है, सिग्मा, क्योंकि ब्लैक बॉडी है ना तो ई लिखने की जरूरत नहीं, ई की वैल्यू 1 होती है, सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। तो जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है टी नॉट हो जाएगा तो वो उस टाइम पे किस रेट से एनर्जी एमिट कर रही होगी, सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 की रेट से। और क्या वो उसी रेट से एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि कांस्टेंट हो चुका है टेम्परेचर, उसी रेट से एब्जॉर्ब कर रही होगी। और तुम्हें ये भी पता है कि ब्लैक बॉडी जिस रेट से एब्जॉर्ब कर रही होती है उसी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जो उसके ऊपर आ रही होती है सारी को एब्जॉर्ब करती है। तो हमें यहाँ पे ये जो रिलेशन मिला है ना, क्या ये समझ में आया, ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू एमिटेड एनर्जी। जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, ठीक है, जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, क्योंकि ब्लैक बॉडी की खास बात ही है जो भी आ रही है सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, और क्योंकि अब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसी रेट से एमिट कर रही होगी। ये क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स वगैरह होते हैं, पहले उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं आगे बढ़ने से पहले। एक होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं उसको ना, ए। ये बच्चों एब्जॉर्ब्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो होता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कितना फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, बॉडी ने कितना फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब किया। एक होता है बच्चों रिफ्लेक्टेंस, आर, ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाई इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो होता है कि कितना फ्रैक्शन इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। और एक होता है ट्रांसमिटेंस, ठीक है, ट्रांसमिटेंस होता है बच्चों क्यू डॉट टी डिवाइडेड बाई क्यू डॉट इन के बराबर। तो इनके नाम लिख देता हूं, एक को एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर, एक को एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं या एब्जॉर्प्टेंस बोलते हैं, और इसका नाम होता है एब्जॉर्प्टेंस। थोड़ी स्पेस कम हो गई है यहाँ पे, पर मुझे लगता है काम चल जाएगा, ठीक है। और जो आर है ना बच्चों, इसको रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस, और टी को बोलते हैं बच्चों ट्रांसमिटेंस। ये फ्रैक्शन हो गया ना, ट्रांसमिटेंस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कभी भी ए जो है 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं। आर जो 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं। ये जो ए प्लस आर प्लस का जो टी होता है ना बच्चों, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। ए प्लस आर प्लस टी जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। अगर एक ब्लैक बॉडी जो होती है ना बच्चों, ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी के लिए जो ए होता है ना बच्चों वो 1 के बराबर होता है, आर बच्चों 0 के बराबर होता है, और टी भी 0 के बराबर होता है। ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी सारी आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो पूरा फ्रैक्शन मतलब पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली, तो कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब किया? 1 के बराबर। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा सारा डिस्कशन यहाँ तक हो गया था, है ना। यहाँ तक डिस्कशन हो गया था कि एक ब्लैक बॉडी अगर टी नॉट टेम्परेचर की सराउंडिंग में रखी है तो ब्लैक बॉडी का खुद का टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा, और हमें ये पता लग गया कि इस ब्लैक बॉडी के ऊपर कितनी रेट से एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी। अब सुनना ध्यान से ना, इस वाली बात को ध्यान से सुनना, ये तुम्हें टॉपर बनाने में हेल्प कर देगा ये कॉन्सेप्ट ना। ये देखो, इस चीज को तुमने समझ लिया ना, एक बार में समझ लो कि तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया चलता है। मान लो कि उसी टी नॉट सराउंडिंग में मैंने एक नॉर्मल बॉडी रख दी, मतलब ना कोई ब्लैक बॉडी नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल बॉडी। तो मैं बताया कि इसका टेम्परेचर भी आफ्टर सम टाइम मतलब टी नॉट हो जाएगा, है ना। तो बच्चों इस पर रेडिएशन आ रहा होगा, आइडेंटिकल नॉर्मल बॉडी है, जैसी ये ब्लैक बॉडी थी ना, सेम नॉर्मल बॉडी सेम जगह पे लाके रखी है मैंने ना, ठीक है। नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी दोनों सेम तरीके से रखी है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो सराउंडिंग है वही इसकी सराउंडिंग है ना, और इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर और इस ब्लैक बॉडी की सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि जो रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रहा था, क्या सेम रेडिएशन इस नॉर्मल बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होगा या नहीं होगा? मतलब
बस मैंने ब्लैक बॉडी को हटा के वहां पर नॉर्मल बॉडी रख दी है, तो भैया आने वाला जो रेडिएशन है बस सेम साइज की बॉडी रखी है मैंने, तो आने वाला रेडिएशन जो सराउंडिंग की वजह से आ रहा था वो तो अभी भी सेम रेट से आ रहा होगा। तो बच्चों ये जो क्यू डॉट इन होगा, मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी होगी वो अभी भी सेम होगी इस वाले केस में। और अभी हम लोगों ने क्यू डॉट इन की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया कि जो क्यू डॉट इन जो होता है ना बच्चों, इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो बच्चों सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर होती है। तो बच्चों जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो जाएगी ना बच्चों, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो होती है बच्चों ए टाइम्स इंसिडेंट एनर्जी के बराबर, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो यहां पे बच्चों जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो जाएगी ना, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, वो हो जाएगी बच्चों ए सिग्मा कैपिटल ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर। तो एक नॉर्मल बॉडी बच्चों इतनी रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी। ब्लैक बॉडी तो पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लैक बॉडी के लिए एक ही वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी में इंसिडेंट और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी सेम होती है, लेकिन नॉर्मल बॉडी में एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इंसिडेंट से कम होती है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने ब्लैक बॉडी के लिए भी इंसिडेंट एनर्जी सेम ली और इसके लिए भी सेम लिया, क्योंकि आने वाली एनर्जी को बॉडी से मतलब नहीं है कि वहां पे क्या रखा हुआ है, आने वाली एनर्जी को तो सराउंडिंग से मतलब है। सराउंडिंग को अगर तुम चेंज नहीं कर रहे हो तो वो तो उस एरिया में सेम एनर्जी भेजेगी, चाहे वो ब्लैक बॉडी रखो चाहे नॉर्मल बॉडी रखो, तो आने वाली एनर्जी सेम है। लेकिन अब सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, अब ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो बच्चों अब जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी ना वो ए सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर होगा। अच्छा, हमने ये पढ़ा है बच्चों कि इसकी जो एमिटेड एनर्जी जो होगी क्यू डॉट एमिटेड, एमिटेड का फॉर्मूला तो हम लोग स्टीवन से डेराइव कर चुके हैं, वो होती है ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर। एमिटेड बच्चों ये होगी। और अगर इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो कि बराबर थी ए सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर थी, और इंसिडेंट सॉरी एमिटेड एनर्जी वो तो एब्जॉर्ब्ड हो गई, एमिटेड एनर्जी होती है बच्चों ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, मतलब टेम्परेचर बॉडी का जब कांस्टेंट हो चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो चुका है, तो बच्चों ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और एमिटेड एनर्जी बराबर होने चाहिए, ठीक है। जिस रेट से एमिट हो रही है उसी रेट से एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो यहां से बच्चों हमारे पास ए जो है ई के बराबर आ जाता है, ए जो है हमारे पास ई के बराबर आ जाता है। तो अब बच्चों आगे से हम इसको लिख पाएंगे एमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर क्या है बच्चों टी के बराबर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है टी नॉट के बराबर। तो अब जो एमिटेड एनर्जी होगी ना बच्चों वो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 होगी, ये तो स्टीफन से पढ़ा है हमें, है ना। और जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी ना बच्चों वो होती थी ए सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, और ए को बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर। तो एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बच्चों हम इस तरीके से दोनों की लिख पाएंगे अब ना। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई जो कोई भी बॉडी जो एनर्जी एमिट किस रेट से कर रही होती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4 की रेट से, एनर्जी एब्जॉर्ब किस रेट से कर रही होती है ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 की रेट से। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, दोनों का टेम्परेचर, ये टी है बच्चों बॉडी का टेम्परेचर और टी नॉट है सराउंडिंग का टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो एमिटेड एनर्जी और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दोनों बराबर होंगी, और बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस रेट से बॉडी से एनर्जी निकल रही है उसी रेट से एब्जॉर्ब हो रही है, ना तो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना एनर्जी गेन हो रही है। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हुआ, टी अगर टी नॉट से बड़ा हुआ, तो एमिटेड एनर्जी का रेट जो होगा ना पर सेकंड जो एनर्जी एमिट हो रही होगी वो ज्यादा होगा, किससे, एब्जॉर्ब होने के रेट से। तो बच्चों एमिटेड एनर्जी का रेट एब्जॉर्ब होने के रेट से ज्यादा होगा। तो बच्चों ज्यादा रेट से एनर्जी निकल रही है लेकिन एब्जॉर्ब कम रेट से हो रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, मतलब बॉडी ठंडी होगी, समझ गए। तो कूलिंग कब होगी बच्चों बॉडी की, कूलिंग स्टार्ट होगी व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। और हीटिंग कब स्टार्ट होगी बॉडी की, टेम्परेचर बढ़ना कब स्टार्ट होगा, जब टी नॉट इज ग्रेटर देन टी। तो बच्चों जब बॉडी का टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो बॉडी ठंडी होना स्टार्ट होगी, और जब सराउंडिंग से कम होगा बच्चों तो बॉडी गर्म होना स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आ गई। तो हमने ये दोनों चीजें पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग के बारे में बच्चों एक बार बात करते हैं। सो मान लो एक बॉडी है टी टेम्परेचर पर, सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों टी नॉट, और यहां पे मुझे पता है कि बॉडी का टेम्परेचर सपोज करो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा दे रखा है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा दे रखा है। तो बच्चों यहां पे जो जिस रेट से एनर्जी एमिट हो रही होगी, मैं क्यू डॉट लिख रहा हूं, डॉट डॉट मतलब पर सेकेंड, एमिटेड एनर्जी, जिस रेट से इससे अंदर से हीट निकल रही होगी, क्या वो बच्चों ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर होगा, बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जिस रेट से ये एब्जॉर्ब कर रही होगी वो होगा बच्चों ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 के बराबर, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बच्चों एनर्जी का जो लॉस होगा डी क्यू बाई डी टी लॉस्ट, ठीक है, जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा होगा क्या वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ज्यादा रेट से निकल रही है और कम रेट से एब्जॉर्ब हो रही है।
तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो ई सिग्मा ए, क्या ये टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4 बन जाएगा। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो डी क्यू बाई डी टी, जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा होगा बच्चों, वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, जब किसी भी बॉडी से डी क्यू लॉस हो जाता है, मतलब ना डी क्यू एनर्जी निकल जाती है, तो ये जो डी क्यू होता है ना बच्चों, ये निकली हुई एनर्जी है ना, लॉस हुई एनर्जी। तो ये बच्चों हमारे पास m इंटू एस इंटू माइनस का dt के बराबर होता है। आप बोलोगे सर हम माइनस dt क्यों लिख रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर फिर गिरेगा इस केस में ना, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। हाँ, अगर यही dq एनर्जी में इसको सप्लाई कर रहा होता तो इसका प्लस dt लिखता मैं, तो ये एनर्जी निकली हुई एनर्जी है, तो ये बच्चों ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो बच्चों ये हमारे पास dq बाई dt आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों dt बाई dt आ जाएगा। इस माइनस का dt बाई dt को ना, क्योंकि ये टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। तो बच्चों अगर किसी भी बॉडी से अगर हमें ये पता लग जाए कि किस रेट से एनर्जी निकल रही है, तो हम ये भी बता पाएंगे कि उसका टेम्परेचर किस रेट से गिर रहा होगा। तो ये हो गई बच्चों, जिस रेट से एनर्जी निकल रही है और जिस रेट से टेम्परेचर गिर रहा है, उन दोनों का रिलेशन हो गया। तो बच्चों ये जो हमारे पास माइनस का dt बाई dt आ जाएगा ना, अब यहाँ पे dq बाई dt की जगह पर रख देंगे हम इसको ms dt बाई dt, ms नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास e सिग्मा a डिवाइडेड बाई m इंटू s, और ये बन जाएगा बच्चों t की पावर 4 माइनस का t नॉट की पावर 4 के बराबर। इसी को बच्चों हम रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो रेट ऑफ कूलिंग का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग ये आ गया बच्चों हमारे पास ना। रेट ऑफ कूलिंग का बच्चों नॉर्मल फॉर्मूला है, इसमें टेम्परेचर को ध्यान रखना है, टी को केल्विन में रखना है हमेशा ना, टी और टी नॉट को केल्विन में रखना है हमें यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है बच्चों, टेम्परेचर में कभी भी गलती नहीं करनी, केल्विन में रखना। और ये है आपके पास रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। और कोई बोले कि रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला ये रहा, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला ये रहा। देखो रेट ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले में नीचे m इंटू एस आता है, m क्या है मास ऑफ द बॉडी, s क्या बच्चों स्पेसिफिक हीट होती है ना वो, a बच्चों इसका सरफेस एरिया है, सिग्मा बच्चों स्टीफन कांस्टेंट है, e बच्चों एमिसिविटी हो गई। ठीक है, देखो बच्चों अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को जब भी कंपेयर करने के लिए बोला जाए ना, दो बॉडीज को कंपेयर करने के लिए बोला जाए और उनका अगर मटेरियल सेम दे दे, कभी भी सुनना ध्यान से, दो बॉडीज की रेट ऑफ कूलिंग कंपेयर करने के लिए बोले और उनका मटेरियल सेम बोल दे, मतलब ना सेम मटेरियल की बनी है, तो बच्चों ये जो एस है ना वो सेम कंसीडर करना है आपको और डेंसिटी सेम कंसीडर करनी है। ठीक है, तो मास में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो डेंसिटी सेम कंसीडर करनी है और एस सेम कंसीडर करना है। ठीक है, सरफेस एरिया अलग अलग हो सकता है, उनका वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना इन चीजों का ना। रेट ऑफ हीट लॉस, और ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए भाई आपको, रेट ऑफ हीट लॉस, तो रेट ऑफ हीट लॉस हो गया और ये वाला हमारा बच्चों रेट ऑफ कूलिंग हो गया। अब अगले वाले पेज पे देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन जी ने एक काम आसान कर दिया हमारे लिए, थोड़ा सा आसान कर दी कैलकुलेशन, क्योंकि देखो इसमें टी की पावर 4 के साथ हमें डील करना पड़ेगा, टेम्परेचर की पावर 4। मान लो अगर टेम्परेचर ऐसे हैं 27 127, तो फिर बच्चों को क्या है उनमें 273 ऐड करके, मतलब जैसे 27 में 273 ऐड कर दो तो 300 केल्विन बन जाता है, 127 में 273 ऐड कर दो 400 केल्विन बनता है, और उनकी पावर 4 को डील करना आसान होता है। बच्चों इन्होंने बोला, न्यूटन जी ने बोला कि देखिए जी, अगर बॉडी और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी माइनस का टी नॉट है ना, ये अगर जो टेम्परेचर डिफरेंस है अगर ये बहुत छोटा है किससे, सराउंडिंग के टेम्परेचर से, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है अगर ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत छोटा है। अब बहुत छोटे का क्या मतलब हुआ, जैसे कहां कहां हम इसको लगा सकते हैं, जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर कर सकता हूं, न्यूटन्स लॉ को लगा सकता हूं। आपको यहां से लग रहा होगा सर 20 डिग्री सेल्सियस 30 के सामने इतना कितना छोटा होता है। बच्चों पंगा पता है क्या है, देखो ये जो डिफरेंस है ना, इसको चाहे तुम डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनका डिफरेंस तो 20 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, 20 केल्विन आएगा। लेकिन जो ये अकेला टेम्परेचर जब भी इस चैप्टर में कहीं भी आया ना तो उसको केल्विन में यूज करना है, तो जो टी नॉट है ना 30 डिग्री सेल्सियस से 303 केल्विन हो गया, तो 20 केल्विन 303 केल्विन के सामने छोटा कंसीडर किया जा सकता है। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं, 70-80 डिग्री सेल्सियस तक कोई बॉडी है, टेम्परेचर है बॉडी का, और नॉर्मल सराउंडिंग में रखी है 20-30-40 डिग्री सेल्सियस की सराउंडिंग में रखी है, तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कंसीडर कर सकते हो। लेकिन हाँ, बॉडी का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सराउंडिंग का 27 दे रखा है, तब नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, फिर तो आपको वो टी नॉट की पावर टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ गए। 70-80 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी का टेम्परेचर है और सराउंडिंग का 20-30-40 दे रखा है, आप न्यूटन का जो मैं अभी अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला जो बताने वाला हूं बच्चों उसमें लगा सकते हो। ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये वाला ये गुरु ज्ञान ही मिल सकता है, मतलब कोई एक्सपीरियंस ही बता सकता है इस चीज को ना कि कब लगा सकते हैं कब नहीं लगाना। तो बच्चों जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, टी माइनस का टी नॉट है, तो बच्चों यहां से मैं टी की वैल्यू, और ये टेम्परेचर डिफरेंस हमें ये पता है बहुत छोटा है टी नॉट से, ठीक है, तो टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास टी नॉट प्लस का डेल्टा टी के बराबर आ जाएगी।
अब बच्चों जो हमारे पास जो dq बाई dt जो लॉस वाला फॉर्मूला आया था, ये थीटा नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये q है, q है ना। जो लॉस वाला फॉर्मूला आया था वो क्या आया था बच्चों हमारे पास, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। तो यहाँ पे बच्चों मैं टी की जगह पर टी नॉट प्लस का डेल्टा टी की पावर 4 लिख दूं, ठीक है, माइनस का टी नॉट की पावर 4। बच्चों यहां से टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, ठीक है। और यहां बन जाएगा बच्चों हमारे पास 1 प्लस का डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस का 1, ऐसा बन गया। बच्चों हमें पता है कि डेल्टा टी डिवाइड बाई टी नॉट बहुत छोटा होगा, तुम्हें पता है 1 प्लस एक्स जो होता है की पावर एन जो होता है वो वेरी वेरी क्लोज टू एन इंटू एक्स होता है, अगर एक्स बहुत छोटा हो 1 से। ये वाला फंडा याद है आपको। तो यहाँ पे भी बच्चों 1 प्लस का डेल्टा टी बाई टी नॉट, हमने माना ही है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है टी नॉट से, डेल्टा टी बहुत छोटा है टी नॉट से, तो डेल्टा टी बाई टी नॉट 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो बच्चों क्या मैं इसको 1 प्लस एक्स की पावर 4 वाला फॉर्मूला कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास जो डी क्यू बाई डी टी है ना, जो लॉस हो रहा है यहाँ पे, वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 1 प्लस का 4 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस का 1 से 1 उड़ा दो बच्चों, यहाँ पे ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ये 1 से 1 कटने के बाद अच्छा 4 भी आएगा एक ना यहाँ पे, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो डी क्यू डिवाइड बाई डी टी जो जिस रेट से हीट का लॉस हो रहा है ना, वो हमारे पास बच्चों 4 ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 टी माइनस का टी नॉट के बराबर आ जाएगा। मतलब जो डी क्यू बाई डी टी लॉस है ना, ये डी क्यू बाई डी टी जो लॉस है ये बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जो बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बॉडी किस रेट से हीट लॉस कर रही होगी, अब इस वाले फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो। और यहीं से बच्चों अगर मैं माइनस का डी टी का फॉर्मूला पता करूं, जो रेट ऑफ कूलिंग होगी, जो ना रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग जो आ जाएगा ना बच्चों, वो हमारे पास 4 ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी माइनस का टी नॉट के बराबर बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग बच्चों न्यूटन ने जो फॉर्मूले दिए ना, रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग, ये ध्यान रखने बच्चों ना आपको। तो ये माइनस का डी टी बाई डी टी जो रेट ऑफ कूलिंग है, ये बच्चों आप इसको लिख सकते हो के टाइम्स टी माइनस का टी नॉट के बराबर, ऐसे लिख सकते हो बच्चों इसको ना। तो माइनस का डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस का टी नॉट बन जाएगा हमारे पास ना, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, मैं तुम्हें चाहता हूं आप इन दो फॉर्मूले को तो दिमाग में फिट कर लो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जब भी आए ना, तो एक तो ये जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है, जब भी तुम्हें देखे ना टेम्परेचर डिफरेंस इस रेंज में मैंने बताया उस रेंज में है, तो आप ई 4 ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 टी माइनस का टी नॉट, इसको अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करना है ना। और माइनस का डी टी बाई डी टी, ये वाला जो फॉर्मूला है 4 ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी माइनस का टी नॉट, ये दो फॉर्मूले जो है ना बच्चों, इन दोनों फॉर्मूलाज को तो बच्चों दिमाग में रखना है जब भी न्यूटन की बात आएगी। ठीक है, और अब बच्चों यहां से कुछ ग्राफ की तरफ, मतलब आजकल जेईई मेन वाले काफी एक्सपेरिमेंट करने लगे इस वाले पार्ट से। बट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट स्टिल दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, तो माइनस का जो डी टी बाई डी टी जो आया ना बच्चों हमारे पास, वो के टाइम्स टी माइनस का टी नॉट के बराबर आया है ना बच्चों। यहां से अगर मैं माइनस का डी टी को नीचे टेम्परेचर वाली टर्म को ले आऊं, टी माइनस का टी नॉट को ले आऊं, अच्छा इस माइनस को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का के इंटू डी टी। अच्छा, ये टी स्मॉल टी टाइम वाला है और कैपिटल टी जो है टेम्परेचर वाला है। बच्चों अगर एक बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट के बराबर है, उसका टेम्परेचर पहले T1 था, तो T1 से टी होने में मान लो उसको टी टाइम लग रहा है, मतलब ना T1 से कैपिटल टी होने में उसको स्मॉल टी टाइम लग रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा जब टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो टेम्परेचर उसका T1 था, और किसी भी टी टाइम पे उसका टेम्परेचर T हो गया, तो यहां पे आएगा बच्चों ln टी माइनस का टी नॉट माइनस का ln T1 माइनस का टी नॉट, लिमिट भी लगा दी मैंने साथ के साथ, इज इक्वल टू माइनस का के टी। तो बच्चों यहां पे ln टी माइनस का टी नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस का टी नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी आ जाएगा। तो जो टी की वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो टी नॉट प्लस का T1 माइनस का टी नॉट ई की पावर माइनस का के टी के बराबर आ जाएगा। तो टेम्परेचर बच्चों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ जाता है, और उसका जो ग्राफ वगैरह बनता है ना बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो टाइम के साथ जो टेम्परेचर है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से वेरी करता है। टाइम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, और स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था बच्चों, T1 के बराबर, सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों T0 के बराबर है।
तो बच्चों इसका टेम्परेचर कैसे गिरते 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 फाइनली टी नॉट के बराबर हो जाएगा। ये होता है बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है। ln t माइनस का टी नॉट इज इक्वल टू t1 माइनस का टी नॉट दिस। कभी भी इस तरीके से कुछ पूछा जाए बच्चों, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आके ग्राफ ध्यान में रखना बच्चों ना। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद एक न्यूटन की एवरेज फॉर्म होती है वो करेंगे हम लोग ना। रेडियस ऑफ द टू स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल आर 1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड देयर टेम्परेचर आर 4000 केल्विन एंड 2000 केल्विन रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ द एमिटेड एनर्जी ऑफ द स्फीयर पर सेकंड विल बी। तो बच्चों ये पूछ रहे हैं इनका जो पर सेकंड जो एनर्जी एमिट कर रहे होंगे ना, क्यू डॉट ई पूछ रहे हैं बच्चों ने, एमिटेड, ठीक है, लॉस्ट वगैरह नहीं पूछ रहे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के बराबर ये होता है ना। और हमें टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4 नहीं यूज करना, वैसे भी सराउंडिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो बच्चों क्यू डॉट 1 डिवाइडेड बाई क्यू डॉट 2 जो होगा, ई दोनों का सेम है क्योंकि सेम मटेरियल के बने हुए हैं, है ना। सिग्मा सेम होगा, एरिया दोनों का डिफरेंट है बच्चों ना, और स्फीयर है। तो 4 पाई r1 का स्क्वायर और इसका t1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर t2 की पावर 4, ऐसा बन गया। 4 पाई से 4 पाई काट देंगे। अब r1 अपॉन r2 जो आ जाएगा ना बच्चों, उसका स्क्वायर हो रखा है तो ये 1/16 के बराबर आ जाएगा। t1 अपॉन t2, t1 बच्चों डबल है इस वाले का, तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। तो बच्चों ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो पहले वाले की रेट ऑफ एमिशन और दूसरे वाले की रेट ऑफ एमिशन बच्चों सेम होगी, मतलब दोनों सेम रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे। सी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एरिया पर भी डिपेंड करते हैं और ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर पे, क्या, रेट ऑफ एमिशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू स्फीयर ऑफ रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड डेंसिटी इन द रेशियो ऑफ 2:1। डेंसिटी दे रखी है और बच्चों इनकी क्या दे रखा है, रेडियाई दे रखी है, एंड ऑफ सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 और S2 सेम दे रखे हैं, आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, दोनों को सेम टेम्परेचर तक हीट कर लिया, लेफ्ट इन द सेम सराउंडिंग, देयर रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ द टेम्परेचर विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो रेट ऑफ फॉलिंग मतलब रेट ऑफ कूलिंग जिसको बोलते हैं, माइनस का dt बाई dt पहले वाले का। ये बच्चों क्या आएगा हमारे पास, ई सिग्मा ए को लिखूंगा बच्चों मैं 4 पाई r1 का स्क्वायर। तो जब भी रेडियस अलग अलग दे रखी है तो बच्चों मैं एरिया का यही फॉर्मूला लिखूंगा, स्फीयर है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4 और डिवाइडेड बाई एम, एम होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका बच्चों 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू एस। देखो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इससे ये पावर कट जाएगी। डेंसिटी बच्चों मेरे को ये समझ में आ गया कि जो माइनस का dt बाई dt है ना, अब देखो ई दोनों का एमिसिविटी के बारे में कुछ बोला है क्या इन्होंने, नहीं बोला, तो हमें सेम कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे बोलना चाहिए था इनको ना एमिसिविटी के बारे में, या तो दोनों ब्लैक बॉडी बोल देते, है ना। एमिसिविटी हमें सेम कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये दोनों का टेम्परेचर सेम है बॉडी का और सराउंडिंग का, दोनों बॉडीज को सेम टेम्परेचर तक हीट करके सेम सराउंडिंग में छोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज सेम है, डेंसिटी डिफरेंट है और रेडियस डिफरेंट है। तो क्या मुझे यहाँ से चीज समझ में आ रही है कि 1 अपॉन डेंसिटी इंटू रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो माइनस का dt बाई dt ऑफ पहली वाली बॉडी डिवाइडेड बाई माइनस का dt बाई dt ऑफ सेकंड वाली बॉडी। क्या है बच्चों हमारे पास, सेकंड वाली बॉडी की डेंसिटी इंटू सेकंड वाली की रेडियस डिवाइड बाई पहले वाली बॉडी की डेंसिटी इंटू पहले वाली की रेडियस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो जो है, और सेकंड वाली बॉडी की जो डेंसिटी है, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड जो है ना 2:1 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1/2 और r2 बाई r1 ये हो जाएगा 2/1। तो बच्चों ये भी 1:1 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। उनका दोनों का टेम्परेचर सेम रेट से गिर रहा होगा, क्योंकि डेंसिटी भी अलग दे रखी है। देखो डेंसिटी और रेडियस का रेशियो अलग अलग दे रखा है, जैसे पहले वाले की रेडियस कम है, दूसरे वाले की डेंसिटी कम है, और यहाँ पे रो इनटू आर आ रहा होता है, ठीक है। वो इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। चलो भाई, when the temperature of the body is 80 degree Celsius, its rate of cooling is 4 degree Celsius per minute. When the temperature of the body becomes 50 degree Celsius, the rate of cooling becomes 2 degree Celsius per minute. The temperature of the surrounding is. अब जैसे मैंने इस बारे में बताया बच्चों के इसमें जो टेम्परेचर दे रखे, क्या ये बहुत हाई टेम्परेचर दे रखे हैं, मैंने बोला था ना 70-80 डिग्री सेल्सियस तक आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लेके चल सकते हो। तो बच्चों जो माइनस का dt बाई dt आएगा ना, इसमें माइनस का dt डिवाइडेड बाई dt जो आएगा, क्या मैं उसको k टाइम्स t माइनस का t नॉट के बराबर कंसिडर कर सकता हूँ, यस। तो बच्चों पहली बार दे रखा है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ये हो जाएगा बच्चों k टाइम्स 80 माइनस का टी नॉट। आप बोलोगे सर आपने अब ये डिग्री सेल्सियस में क्यों पुट कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस रख रहा हूं तो मैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पुट कर सकता हूं। 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट ये हो जाएगा बच्चों k टाइम्स 50 माइनस का टी नॉट के बराबर। दोनों को बच्चों डिवाइड करते हैं अपन लोग, कर देते हैं भाई, k से k कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो 100 माइनस का 2 टी नॉट इज इक्वल टू 80 माइनस का टी नॉट। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टी नॉट की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगी। लो भाई, ऐसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व
हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक एवरेज फॉर्म होती है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे और सिलेबस से निकलने के बाद भी जो क्वेश्चन पूछा गया ना न्यूटन्स लॉ पे, वो ये वाला पूछा गया था। बच्चों मान लो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, वो बॉडी बच्चों डेल्टा टी टाइम के अंदर उसका टेम्परेचर T2 हो जा रहा है, डेल्टा टी टाइम के अंदर उसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, T2 हो जा रहा है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों T0 के बराबर दे रखा है। तो जो हमारे पास होता था ना बच्चों माइनस का dt डिवाइड बाई dt, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो k टाइम्स t माइनस का T0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसी का एक एवरेज फॉर्म बनता है और वो कुछ इस तरीके का होता है, k टाइम्स एवरेज ऑफ द टेम्परेचर माइनस का T0। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों मैं मान लू एक बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए पहले 60 डिग्री सेल्सियस था और अगले 10 मिनट के अंदर वो हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 मिनट के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना गिरा टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस गिरा। कितने मिनट में गिरा, 10 मिनट में गिरा। ऑन एन एवरेज टेम्परेचर गिरने का रेट क्या बोलोगे आप, 10 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में गिरा है, तो ऑन एन एवरेज बोलोगे कि पर मिनट 1 डिग्री सेल्सियस गिरा होगा, है ना, यही बोलोगे। तो बच्चों बस यही होता है, ये एवरेज होता है पहले वाला टेम्परेचर माइनस का दूसरे वाला टेम्परेचर डिवाइड बाई जो टाइम लगा, तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू k टाइम्स एवरेज टेम्परेचर। इस दौरान इसका एवरेज टेम्परेचर मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, मान लो सराउंडिंग का 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका एवरेज टेम्परेचर क्या कंसीडर करूंगा, 55 बीच में आएगा। तो बच्चों 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 मतलब T1 प्लस का T2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा माइनस का T0। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। इस फॉर्मूले को बस ध्यान में रखोगे, हमेशा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई है। ठीक है, समझ गए बच्चों फॉर्मूला क्या है, बॉडी का हाई टेम्परेचर माइनस का जो लो टेम्परेचर हुआ कितने टाइम में हुआ इज इक्वल टू k टाइम्स जो टेम्परेचर है उनका एवरेज T1 प्लस का T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का T0। 2 बार लिखोगे बच्चों, ये याद हो जाएगा। वैसे बहुत रेयर चांसेस है इससे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, उसको करेंगे कवर ना हम लोग, इसको हटा देते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी टेक्स 4 मिनट टू कूल फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस इफ द रूम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ मेनी मिनट इट विल नीड टू कूल फ्रॉम 70 टू 40। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इनमें 2 बार लगाना होता है हमें फॉर्मूला ना। 100 से 70 हो रहा है बच्चों और 70 से 40 हो रहा है, ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, यहां पे कितने मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट लग रहे हैं। और यहां पे बच्चों पूछा है आपसे ना कि कितने मिनट लगेंगे इस काम को होने में। बच्चों पहले मैं यहां से इसको T1 बोल रहा हूं, इसको T2 बोल रहा हूं, तो मैं लिखूंगा T1 माइनस का T2, तो मतलब 100 माइनस का 70। टेम्परेचर का ड्रॉप कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस का, कितने टाइम में आया बच्चों, 4 मिनट के अंदर, इज इक्वल टू k टाइम्स एवरेज टेम्परेचर क्या होगा इस दौरान, 100 प्लस का 70 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज टेम्परेचर 85 आ जाएगा, न 100 न 70, उसका बीचों बीच में 85, माइनस का सराउंडिंग बच्चों 15 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। ठीक है, फिर अब मैं यहां से यहां तक लगाऊंगा, 70 से 40 हो रहा है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप है टी टाइम के अंदर, k टाइम्स 70 और 40 का एवरेज क्या होगा, 70 प्लस का 40 डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बच्चों बस इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, 30 से 30 कट जाएगा, तो t डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 85 माइनस का 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 70 के बराबर, डिवाइडेड बाई 55 माइनस का 15 ये हो जाएगा 40 के बराबर। तो t की वैल्यू बच्चों 7 मिनट आ जाएगी हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल इजी है। ऐसे करके बच्चों 7 आंसर आ जाएगा और इसको सॉल्व करके आ जाओगे आप। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों हीट एनर्जी, मतलब लाइक इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, यहां पे लिखा होना चाहिए था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। तो वीन ने क्या किया था बच्चों, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया बच्चों कि इन्होंने एक वीन एनालाइज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वेवलेंथ। इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी निकल रही थी ना बच्चों, उसको एनालाइज किया कि पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकल रही है, मतलब ना, और उसको एक प्लॉट भी किया इन्होंने ना। जो प्लॉट था बच्चों वो कुछ इस तरीके का था, वीन का जो प्लॉट था बच्चों, इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी को एनालाइज किया और वो प्लॉट बच्चों कुछ इस तरीके का आया। लेट्स से कि ये वाला आया था 500 केल्विन पे, तो 500 केल्विन पे बच्चों ऐसा आया था। देखो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थी जिसके लिए सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही थी, ठीक है,
इसे लैम्डा m1 बोल दिया। m क्या यूज कर रहा हूं, लैम्डा जिसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, इसलिए लैम्डा m। तो 500 केल्विन पे जब बॉडी 500 केल्विन टेम्परेचर पे आपने मेंटेन करी, उससे जो रेडिएशन एमिट हो रहा था उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो वेवलेंथ थी, अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी आपने प्लॉट करी। फिर उसके बाद इन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया और 1000 केल्विन कर दिया। अब जब दोबारा इंटेंसिटी बच्चों प्लॉट करी ना, तो वो फिर कुछ इस तरीके का आया कर्व, ठीक है, 1000 केल्विन पे ऐसा आया। अब जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी ना बच्चों, वो चेंज हो गई और घट गई। फिर इन्होंने बच्चों 1500 केल्विन पे प्लॉट किया इसको, तो 1500 केल्विन पे बच्चों ग्राफ ऐसा आया। और अब जो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी ना, वो और कम हो गई। तो इन्होंने एक रिलेशन ऑब्टेन किया कि जो मैक्सिमम वाली जो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो वेवलेंथ है ना, उसमें और टेम्परेचर में एक रिलेशन है कि लैम्डा m इंटू टी जो है कांस्टेंट होता है, और उसको वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। और वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों 2.88 इंटू 10⁻⁻³ मीटर केल्विन, या फिर इसको बोल देते हैं 2.88 मिली केल्विन। ध्यान रखना, लैम्डा को अगर आप मिलीमीटर में रख रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो बी की वैल्यू ना, नहीं तो ये वाला यूज करना है। ये रिलेशन दिया बच्चों इन्होंने ना। बच्चों इससे क्या पता लगता है कि जब आप बॉडी जो होती है ना बच्चों, कोई नॉर्मल बॉडी जो होती है, ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, मेरी बॉडी भी रेडिएशन एमिट कर रही है, लेकिन मेरी बॉडी का जो रेडिएशन है ना, उसमें विजिबल वाला जो रेडिएशन है, विजिबल वाली जो वेवलेंथ है, वो बहुत ही कम इंटेंसिटी की है। मतलब हमारी जो बॉडी है ना बच्चों, उसमें विजिबल वाली रेडिएशन जो है ना, विजिबल वाली जो वेवलेंथ है, उनके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए अगर हम अंधेरे में खड़े हो ना, तो हम अपने रेडिएशन की वजह से कभी भी किसी को दिखाई नहीं देंगे। देखो हमें चीजें किस वजह से दिखाई देती हैं, एक तो हमें चीजें हमारी खुद के बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से दिखाई देती हैं, या किसी और का रेडिएशन हमारी बॉडी पे इंसिडेंट हो और फिर हम इसलिए दिखाई देते हैं। जैसे लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की वजह से आप मेरे को देख पा रहे हो। लेकिन कई बार तुमने देखा होगा, एकदम हॉट आयरन का जो बॉल होता है, उसको लाके आपने अंधेरे कमरे में रख दिया, वो अपनी वजह से दिखाई देगा, बल्ब अपनी वजह से दिखाई दे रहा है ना। तो बच्चों कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, उससे आने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो मेरी बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है ना बच्चों, उसमें ज्यादातर जो रेडिएशन है, क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, उसमें ज्यादातर जो रेडिएशन एमिट हो रहा होता है ना बच्चों, वो उसमें ज्यादा इंटेंसिटी जो होती है ना, वो इंफ्रारेड की होती है। इसलिए बच्चों अंधेरे में लोगों को, जीव जंतुओं को देखने के लिए, जैसे डिस्कवरी वगैरह चैनल पे आपने देखा होगा, जीव जंतुओं को देखने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट विजन कैमरास यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। वो नाइट विजन कैमरास क्या करते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। और एक जो लिविंग बॉडीज होती है ना बच्चों, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की होती है, और हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। बच्चों अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाना स्टार्ट करोगे, तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ है ना, वो घटना चालू हो जाता है। अब जैसे मान लो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड से छोटा रेडिएशन कौन सा होता है, तो इंफ्रारेड से अगर आप वेवलेंथ को घटाते जाओगे तो विजिबल की तरफ जा रहे हो, मतलब ना विजिबल की तरफ जा रहे हो। तो बच्चों जब भी कोई चीज जो है गर्म करना चालू करते हैं, तो सबसे पहले वो रेड दिखाई देती है, क्योंकि इंफ्रारेड से जब तुम विजिबल की तरफ जाओगे तो सबसे पहले वेवलेंथ कौन सी आएगी, रेड वाली। फिर उससे छोटी वेवलेंथ वायलेट कलर की तरफ जाते जाते और छोटी होती जाती है। इसलिए बच्चों बॉडी जब गर्म होती है ना बच्चों, तो सबसे पहले वो रेड दिखाई देती है, क्योंकि जैसे तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है ना, उससे निकलने वाला जो ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी जो निकल रहा है, उसकी वेवलेंथ बच्चों कम होती जा रही है। तो सबसे पहले रेड कलर आएगा विजिबल रीजन में, फिर उसके बाद बच्चों वो थोड़ी सी येलोइश होती जाती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने पे ये जो मैक्सिमम वाली वेवलेंथ है ना, वो तो कम हुई, लेकिन और जो वेवलेंथ थी ना, उनका भी तो इंटेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। तो वो थोड़ी व्हाइटिश हो जाती है बच्चों ना। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाए तो कर लेना। ज्यादातर मैं बता देना चाहता हूँ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो बच्चों का क्वेश्चन होगा, वो आपका जब भी आपको वेवलेंथ और टेम्परेचर एक क्वेश्चन के अंदर एक साथ दिखाई दे, तो थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ओके। द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर 6000 केल्विन इज मैक्सिमम एट लैम्डा m इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही है आपको ना। If the temperature is increased by 10%, then the increase in lambda m कितना होगा, 10% से आपने इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो 10% बोले तो इनिशियल टेम्परेचर जो था ना बच्चों, वो हमारा था 6000 केल्विन के बराबर। बाद में जो टेम्परेचर कर दिया ना बच्चों, 6600 केल्विन के बराबर कर दिया। 10% जो होता है 6000 का 600 होता है, ठीक है। तो T1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू T2 लैम्डा m2। तो लैम्डा m2 जो हो जाएगा ना बच्चों, अब हमारे पास वो हो जाएगा 6000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 6600, इससे कट जाएगा 10 और ये 11 आ जाएगा। तो बच्चों 50,000 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा हमारे पास ना, लैम्डा m2 हमारे पास इतना आ गया। और हमें इन्होंने परसेंटेज चेंज बोला है, तो लैम्डा 2 देखो, देख रहे हो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, है ना। तो पहले तो डिक्रीज, अब परसेंटेज बताना है।
तो बच्चों इसको हम ऐसे करेंगे, लैम्डा m2 माइनस का लैम्डा m1 डिवाइडेड बाई लैम्डा m1। तो 50,000 डिवाइड बाई 11, तो एक काम करना 5,000 तुम कॉमन ही ले लेना, नीचे भी 5,000 आएगा वो तो कट जाएगा। तो यहाँ 10/11 माइनस का 1 ऐसा कुछ बन जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि परसेंटेज चेंज पता करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बच्चों कुछ 9% के करीब बन रहा होगा, ठीक है, 9% के करीब बच्चों ये घट जाएगा, ठीक है। इसमें आप बोलो सर कि हम वो एरर वाला मेथड नहीं लगा सकते, थोड़ा 10% थोड़ा ज्यादा है। अगर इसमें इन्होंने बोला होता ना कि 0.1% ऐसा कुछ चेंज किया होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता, लैम्डा m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे लिखता बच्चों डी लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस का dt डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अगर टेम्परेचर में बहुत ही कम परसेंटेज में चेंज किया होता ना, इन्होंने 1% 2% चेंज किया होता तो मैं इस वाले से सॉल्व कर लेता, लेकिन इन्होंने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा बड़ा चेंज किया 10% का, इसलिए मुझे इस तरीके से सॉल्व करना पड़ गया। तो बच्चों ऐसे करके बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपका हीट ट्रांसफर का बच्चों मैंने आपका रिवीजन करवा दिया, जेईई मेन के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बच्चों, तो मैं टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं विद वीडियो सॉल्यूशंस ऑन माय प्रेपजीत ऐप। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी ना बच्चों, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। एक बार देखो, वैसे तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज दे रखे हैं कि आप जो है ना हीट, जैसे आज मैंने हीट ट्रांसफर लेक्चर कंप्लीट करवा दिया, तो अब आपको जाके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे टेस्ट भी लगाने हैं मतलब ना टॉपिक वाइज, तो फिर बच्चों आप एक बार प्रेपजीत ऐप जरूर चेकआउट करिएगा। वहां पे टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हो रही है, और जिसमें सारे जो टेस्ट होंगे ना बच्चों, उनके वीडियो सॉल्यूशंस के लिंक होंगे, मतलब वीडियो सॉल्यूशन होंगे मतलब ना उसमें, ठीक है। चलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना अमेजिंग कंटेंट। अभी भी और भी वीडियोस आने वाले हैं, केटीजे, थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सब पे बच्चों काम चल रहा है 1 by 1। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।